अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप लोगों को? अच्छा जी, बहुत इम्पोर्टेंट स्पेशल डे फॉर अस। इट्स अ स्पेशल डे। मैं मुझे कहना था ना। अच्छा, जल्दी से देखो ना, यही कहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा। स्पेशल डे हमारा ये है, आप बताएं। क्योंकि आज जियो पाकिस्तान को हो गए हैं कितने 7 साल। सो वी आर 7 years old टुडे। मुकम्मल हो गया ना, जो जब सालगिरह मनाई जा रही होती है जिस फिगर की, तो वो हो चुका होता है। सो वी आर 7 टुडे एंड सो दिस। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट टू मी। क्यों वैसे सालगिरह मना, खैर 7 साल हो गए हमें मुकम्मल, और माशाल्लाह हमारा 8वां साल शुरू हो गया है। एंड जब ये शो शुरू हुआ था तो 2016 में बहुत से लोगों ने कहा था कि भाई रिवायती किस्म के मॉर्निंग शोज चलते हैं जिसमें कम से कम तुम लोग 2-4 ढोलकियां पर वीक नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी। लेकिन हमने फिर वो देखिए ओवर द इयर्स वो ढोलकी का एक तोड़ निकाल लिया ना, मतलब एक ढोलकी चाहिए थी ना, बेसिकली एक एंटरटेनमेंट चाहिए थी थोड़ी सी। तो माशाल्लाह आपको पता है कि होती तो फुल ऑन खबरें हैं हमारे शो में, लेकिन थोड़ा सा तड़का तो, और ख़ास तौर पे वो एक होता है ना, यू हैव द फिंगर ऑन द पल्स ऑफ वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन, तो उसमें थोड़ा सा हंसी मजाक हम भी कर लेते हैं, तो वो एंटरटेनमेंट के ज़ुमरे में आ जाता है। बट वी आर सो वेरी हैप्पी, जो चीज़ हमने एक ज़्यादा इंफोटेनमेंट के ज़ुमरे में आ जाते हैं। और मैं ये कहना चाह रहा था कि एक्चुअली हमारे शो से ये साबित होता है कि बात कितनी ही संजीदा क्यों ना हो, अगर बात कहने का अंदाज़ आपका ठीक है तो आप बहुत ही सीरियस मामले को एक बेहतर तरीके से भी लोगों को समझा सकते हैं, जिससे कोई टेंशन और थरथली मचाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मचाने का दिल चाह रहा हो तो उसमें भी हम माहिर हैं, मतलब उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली जस्ट डू एज यू प्लीज़। और हमें ये पता चल गया ओवर द ईयर्स, बड़ी अच्छी तरह आप लोगों ने हमें बता दिया है दैट यू रियली लाइक व्हाट वी डू। सो हेयर वी आर एंड बाय द वे, इसमें हम एक दूसरे को भी आज सुबह से हैप्पी बर्थडे तो कर ही रहे थे, और हमारी टीम जो है मैं कहती हूँ 100% उनका क्रेडिट गोज टू देम, कंट्रीब्यूशन उनकी है फॉर द वे वी आर हियर विद यू एवरी सिंगल डे ऑफ द पास्ट 7 years। सो हाँ, मैं तो कहता हूँ हमारा तो कुछ भी नहीं है, सारा ही हमारी जो जियो पाकिस्तान और जियो न्यूज़ की जो टीम है उन्हीं की वजह से ये शो इस शक्ल में आज मौजूद है, जिस शक्ल में आप इसे इंतहाई पसंद करते हैं। और इस बात का अंदाज़ा हमें 4 दिन पहले वैसे होता रहता है जब आप लोग हमें कहीं मिलते रहते हैं। लेकिन 4 दिन पहले क्या हुआ? 4 दिन पहले क्या हुआ कि हम किंग चार्ल्स की कोरोनेशन की तकरीब में गए ब्रिटिश हाई कमीशन में। हाँ। और लिटरली या तो वहाँ हम दोनों एक दूसरे से उस तकरीब से निकलते हुए सवाल कर रहे थे कि या तो वहाँ किंग चार्ल्स की कोरोनेशन की बात हो रही थी जो शुरू में थोड़ी देर के लिए हुई, या फिर उसके अलावा सारे लोग हमसे ही मिल रहे थे या बात कर रहे थे। और बस यही कह रहे थे। इस किस्म की हम शो वैसे नहीं मारते होते, लेकिन हम थोड़े से परेशान हो गए थे कि और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह मियां ने बहुत इज्जत दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इस हम दोनों को आपकी नज़रों में बसा दिया और हम आपको भा गए। तो और ये लिटरली दिस इज बिकॉज ऑफ यू, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर व्यूअर्स दैट वी आर हियर एंड वी आर सिटिंग हियर स्ट्रॉन्ग। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कहीं जाने के कोई हमारे इरादे नहीं है, बिकॉज वी नो दैट यू लव अस। और हम लिटरली हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो स्टीम है, जो रोज़ हम आते हैं, यू नो फॉर ईयर्स वी हैव प्रूवन इट एज वेल, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज हमें पता है कि आप हमारा इंतजार कर रहे हो। हमारी ज़िंदगियों में बहुत कुछ चल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि हम रोज़ाना ही बहुत खुश सुबह दिन का आगाज़ करते हैं, वो भी आप लोगों को पता है। हाँ, लेकिन डेज जब हमारी शक्लों पे, लेकिन हम जो है कोशिशें करते हैं कि जब हम आपसे मिल रहे होते हैं तो हम सिर्फ तमाम मामलात और तमाम मसाइल अपनी ज़िंदगी में जो भी चल रहे हैं वो पसे पुश डाल दें, और आप और हम जब मुखातिब हों तो सिर्फ अच्छी बात हो, वो बात हो जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो बात हो जो आप सुनना चाहते हैं, कहना चाहते हैं हम लोग आपसे। सो दैट इज़ इट आई गेस। अच्छा, एक और चीज़, अब चूँकि नहीं काफ़ी तो हो गया, लेकिन एक ट्रिविया थोड़ा सा अगर हमारे शो के बारे में आपको दे दें कि लिटरली इट इज़ 100% ये तो कहेंगे कि इट इज़ बिकॉज ऑफ योर लव फॉर अस एंड वाइस वर्सा, जो हम इधर होते हैं। अभी जो हमने रमज़ान में हम वी वर हियर एवरी डे, आप लोगों को पता है ये हर रमज़ान में ही हम होते हैं, तो वी कंप्लीटेड, हमने कैलकुलेट किया कि हमने 40 दिन लगातार आपसे मुलाकात, लगातार आप लोगों से मुलाकात की है। और 40 शोज़ तो आप इसी ये कर लें, और आपको पता है जब 40 शोज़ होते हैं और 2 घंटे का शो होता है तो 80 घंटे होते हैं। तो वी वर जस्ट कैलकुलेटिंग के, और ऐसे हम लोग कर रहे होते हैं सब कुछ के उस वक्त करते हुए याद भी नहीं रहता कि उफ वी आर डूइंग इट एवरी डे, लेकिन मज़ा आया वो भी करके। Yes. So once again, thank you Team Jio Pakistan and thank you
ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं अपने मोबाइल पे, अपने टैब्स पे, अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, अपने लैपटॉप्स पे, दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं, हमारा साथ देने का। एंड दिस इज दैट टाइम एज वेल, आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, हमारा कनेक्शन रहता है। इफ यू वांट टू सी एनीथिंग चेंज ओवर हियर, पाकिस्तान टीवी पे, यस, कुछ चेंजेस, कुछ एडिशंस, कुछ आप लोग देखना चाहते हैं, कोई टॉपिक आपको लगता है कि वी हैव नॉट पिक्ड इट अप इन द पास्ट इन अ व्हाइल, तो आप ज़रूर हमें बताएं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि लिटरली वी टॉक अबाउट एवरीथिंग। आप लोगों के साथ तो हम कुछ भी बात कर लेते हैं, लेकिन स्टिल योर सजेशंस आर ऑलवेज। बहुत सारे, एक क्रेडिट में ज़रूर लेना चाहूँगा कि बहुत सारे मामलात या मौज़ूआत पर जिन पर बात नहीं होती थी, जियो पाकिस्तान ने वो बात शुरू की, जिन पे बात होना बहुत ज़रूरी थी। सो द लिस्ट इज़ लॉन्ग, उसमें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें जो शायद सुनने में ज़रा अनकम्फर्टेबल लगे, लेकिन वो बात होना बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में। और अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी उस कोशिश में कामयाब हुए, क्योंकि उस बात के फिर समरात भी सामने आए। देखिए, उसमें भी आप लोगों ने हमारा साथ दिया। कभी हमें ये फील नहीं हुआ कि कोई ऐसी बात होगी जो नहीं होनी चाहिए थी, या कोई ऐसा टॉपिक या ये अनकम्फर्टेबल था। नो, वी स्टार्टेड एंड यू पिक्ड इट अप, और उस पर फिर आप लोगों की फीडबैक हमें इतनी मिलती थी। सो वी बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ही है, बिकॉज इतना ज़बरदस्त हमारा कनेक्शन हो चुका है ओवर द इयर्स कि हमें बड़ी अच्छी तरह पता चल जाता है व्हाट यू वांट टू। हमारी टीम कह रही है कि अब जियो पाकिस्तान का आगाज़ भी कर दें, तो अब आगाज़ तो हो ही गया। आगाज़ ही है ना, मतलब और क्या है, तो हो ही गया, लेकिन ज़रा खबरें भी आपको बता दें कि क्या चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक्चुअली हुक्म के तहत पंजाब में इलेक्शन में जो डेट आई थी, 4 दिन रह गए, मगर इलेक्शन का नामो निशान नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ने इतवार को एक तकरीब में कहा था कि सियासी जमातें किसी नतीजे पर पहुंच गई तो ठीक, वरना अदालती हुक्म तो मौजूद है, जिसका मतलब है 14 मई गुजरते ही हुकूमत को तौहीन अदालत का सामना हो सकता है। उधर हुकूमत भी हर किस्म के हालात का सामना करने को तैयार दिखाई देती है। वो थ्रू रेजोल्यूशन एक एक्ट या एक अमल जो है उसको इंडोर्स करती है, तो मेरी नाक़िस राय में वो हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग होगा। पार्लियामेंट का हुक्म होगा जो रेजोल्यूशन होगा, और अगर ये 3 जजेस का बेंच जो है वो पूरी पार्लियामेंट को घर भेजना चाहता है या घर भेज सकता है, तो मेरा ख्याल है कि ये अमल भी एक दफ़ा हो ही जाना चाहिए। अच्छा जी, साथ ही आपको बताएंगे कल सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत को उस वक्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब अदालत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट के खिलाफ केस की समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी, और अदालत ने अटॉर्नी जनरल को पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड आज मंगल तक जमा कराने की हिदायत भी कर दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा, जिन लोगों ने पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तौहीन की है, अब नताइज के लिए तैयार हो जाए। आज सुबह मैं देख रहा था मीडिया पे कि जी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि पार्लियामेंट का रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जी आपको वो सारा रिकॉर्ड कल सुबह मिल जाएगा। अब जिन लोगों ने आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन की है, उन्हें नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आप डर क्यों रहे? जब आपने बयान दिए हैं तो आप उस पर कायम रहें। आप सुप्रीम कोर्ट में आके भीगी बिल्ली बन जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर आपकी और जो है वो पोजीशन है, मीडिया के ऊपर आपकी और पोजीशन है। अच्छा जी, अच्छा, केस की जी लंबी तारीख देने पर मुस्लिम लीग नून जो है वो कल सख्त नाखुश नजर आए। ऑब्वियसली दे weren't going to be happy about it। लीगी रहनुमा कौन थे? अता तारड़ ने इस पर क्या कहा, ये भी सुनिए। ठीक है। कानून साजी का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का है। अगर आपने आइन पर अमल दरामद किया होता, आइन की इज्जत की होती, तो आप खुद भी अलहदा होते, मज़ाहिर अली अकबर नकवी को भी अलहदा करते और बाकी 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बना देते। जब बेंचेस की तश्कील का मामला आया है तो क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट की इज्तिमाई सोच और कलेक्टिव विजडम अप्लाई नहीं होनी चाहिए? सियासी नौइयत के केस हों तो मिनटों में फैसले होते हैं, और जब अपने इख्तियारात की बारी आए तो जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बैठना भी खुद है, फैसला भी खुद करना है, फुल कोर्ट भी नहीं बनाना, और 3 हफ्ते की तारीख भी देनी है। काश इंसाफ के तकाजे पूरे होते, काश आइन की जो मंशा है वो पूरी होती, और इंसाफ सिर्फ होता ना होता हुआ नजर भी आता।
अच्छा जी, आपको बताएं कि दूसरी तरफ कल एक और अहम मामला हुआ जिसे मुल्क में गैर मामूली अंदाज में देखा गया। पाक फौज की जानिब से इमरान खान के बयानात पर सख्त रद्द अमल सामने आया। ISPR की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि चेयरमैन PTI ने पाक फौज के हाजिर सर्विस सीनियर अफसर पर नहायत गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए ताकि सियासी मकसद को आगे बढ़ाया जा सके। ये मन घड़त और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ाम नहायत अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल है। मुताल्लिका सियासी रहनुमा कानूनी रास्ते अपनाएं। इदारा झूठे और बदनीयती पर मबनी बयानात और प्रोपेगेंडे पर कानूनी कार्रवाई का हक रखता है। फवाद चौधरी ने ISPR के बयान पर कहा कि इमरान खान पर हमले की शफाफ तहकीकात हो जाती तो ऐसी बातें ना होती। देखें, शफाफ तहकीकात भी होनी चाहिए और इमरान खान साहब को आपको पता ही है उनकी रिवायत क्या रही है। कुछ नहीं समझ आ रहा, 35 पंचर लगा दिए नजम सेठी ने, उसके बाद कह दिया सियासी बयान है। और इस तरह के बयानात की एक तवील फहरिस्त है कि ये भी सियासी बयान था, ये तो मैंने ऐसे कह दिया था, ये मुझे इसने कह दिया था, ये मुझे उसने कह दिया था। सो उनका एक पर्सनल ट्रैक रिकॉर्ड भी है ना कि वो बेपरखी उड़ाते रहे हैं और अपना मफाद हासिल करने के लिए कुछ भी कहते रहे हैं। सो कंसिडरिंग दैट ट्रैक रिकॉर्ड इन माइंड, इमरान खान साहब के पास होपफुली को सबूत होंगे। अगर सबूत होंगे वो किसी को पेश करेंगे। और बाय द वे, इमरान खान साहब पे हमले के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा है। कई हफ्ते हो गए अब उसको कि उस मामले की तहकीकात कराएं, लेकिन चीफ जस्टिस सारे मामलात की सुनवाई कर रहे हैं, सारी कार्रवाइयाँ आगे बढ़ रही हैं। लेकिन एक ऐसा मामला जो PTI के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और हुकूमत के लिए भी, उस पर क्यों नहीं जुडिशल कमीशन बन रहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान खत लिख चुके हैं। और दूसरी बात ये, आपको पता है ये सारा जब हमला हुआ है तो PTI की ही हुकूमत थी पंजाब में, तो वो भी एक सवाल उठते हैं कि डिस्पाइट देयर हुकूमत क्यों बहुत सी चीज़ें नहीं हुई, जैसे ख़ास तौर पे FIR का मामला है। फिर फवाद चौधरी जब कहते हैं ना कि मुझे ISPR के बयान की लॉजिक समझ नहीं आई, तो फिर आसमान भी हैरान होता होगा और ज़मीन भी परेशान होती होगी कि ये जिनकी खैर छोड़िए, तो बेसिकली छोड़ देना, जिनकी सियासत इन्हीं मामलात के गिर्द घूमती है और ये कहाँ से इनकी सियासत परवान चढ़ी है, आज ये लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, साथ ही आपको बताते हैं, खैर बता भी दिया है कि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इमरान खान के पास अगर कोई सबूत हैं तो कानूनी रास्ते मौजूद हैं, जिस तरह भी आप भी बता रहे थे। और इदारों को सियासी मकसद के लिए बदनाम करना किसी तरह भी मुल्की मफाद में नहीं है। मुल्की मफाद वाला जो अब हो गया है ना, वो सारे सियासतदानों को एक्चुअली सीखने की बहुत ज़रूरत है। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्टेटमेंट्स दैट कम आउट ऑफ देयर माउथ, क्योंकि हार्डली मुल्की मफाद होता है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राना साहब शुक्रिया। राना साहब, कल से काफ़ी हैजानी कैफियत सी है, मुल्क इस वक्त एक आइनी सियासी बहरान का शिकार है, इलेक्शन का कुछ पता नहीं चल रहा है, जो मार्केट का एतमाद था वो भी मुतासर हो रहा है। अब ये भी मामला नहीं क्लियर है कि सियासी क़यादत क्या किसी एक तारीख पर मुत्तफ़िक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो क्या मुज़ाकरात में, सबसे पहले तो मुज़ाकरात की बात कर लें, बाकायदा डेडलॉक आ चुका है? इलेक्शन के तारीख के हवाले से हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं जिसके चंद राउंड हुए हैं, या बात आगे बढ़ सकती है अभी भी? नहीं, मुल्क जो है वो इस वक्त एक फितने का शिकार है और ये फितना जो है ये 2014 से मुसलसल मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। ये धरने से शुरू हुआ था और अब धरनों के ऊपर कभी लॉन्ग मार्च, कभी शॉर्ट मार्च, कभी इस्लामाबाद का घिराव, फिर असम्बलियाँ तोड़ दो, फिर लॉन्ग मार्च कर लो, फिर जेल भरनी शुरू कर दो। तो ये उसके हथकंडे हैं जिसकी वजह से मुल्क में यकीनन एक सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम है। जहाँ तक इलेक्शन का तल्लक है तो आइन में दर्ज है कि असम्बलियों की कितनी मुद्दत होती है और वो दर्ज है कि कब मुद्दत पूरी होगी, उसके बाद पूरे मुल्क में केयर टेकर सेटअप होगा और उसके बाद इलेक्शन होगा। इसमें तो किसी को ना शक होना चाहिए ना शुबा होना चाहिए। अब अगर एक आदमी जो है वो अपनी धौंस से, अपनी जो है वो तकब्बर से, अपनी हट धर्मी और गुंडागर्दी से अगर वो चाहे कि वो अपने तौर पे जो है वो टेबल टर्न करेगा और अपने तौर पे जो है वो पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को, सिस्टम को डिक्टेट करेगा, तो उसमें ठीक है, अगर वो कामयाब हो सकता है तो हो जाए।
बाकी तो हमारी ये कोशिश है कि इस किस्म की हट धर्मी और इस किस्म की सियासत जो है उसको नाकाम किया जाए। तो इसलिए 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हो रहे। बाकी जो असम्बलियों की मुद्दत है वो अगस्त में पूरी हो रही है और उसके 60 दिन बाद इलेक्शन जो है वही अक्टूबर में बनते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अक्टूबर में जो है वो इलेक्शन होंगे। अच्छा राना साहब, आपने अब ये बिल्कुल वाजे कर भी दी है, खुद ही कह के भी कि हुकूमत किसी तौर 14 मई को पंजाब इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर हुकूमत इस मामले में लचक के लिए तैयार नहीं है तो फिर अदालत से ये तवक्को क्यों है कि वो अपने हुक्म से पीछे हटे या वो कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं? तो वो तो होने नहीं वाला। तो ना अहलियाँ होंगी, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा। तैयार हैं आप फॉर कॉन्सिक्वेंसेस? नहीं, अदालत कोई सियासी जमात है, उसका कोई मुकाबला है हमारे साथ कि उसने पीछे हटना है या हमने पीछे हटना है। अदालत जो है उसने एक फ़ैसला किया और वो फ़ैसला जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका और उसकी बाकायदा वजूहात हैं। एक सूबे में, जिस सूबे में कौमी असम्बली की तकरीबन 53% सीटें हैं, उसमें अगर पहले इलेक्शन हो के वहाँ पे एक सियासी हुकूमत वजूद में आ जाए और जनरल इलेक्शन के वक्त वहाँ पे वही सियासी हुकूमत मौजूद हो और केयर टेकर सेटअप ना हो, तो ये आइनी स्कीम के भी बरक्स है और वो फिर हुकूमत जो है वो डिक्टेट करेगी पूरे मुल्क के इलेक्शन को। और ये तीनों सूबों के साथ सियासी तौर पे और जमहूरी तौर पे जो है एक नाहमवारी और इंतहाई जो है वो उनके साथ एक ज़्यादती की बात होगी। तो इसलिए उन सूबों का भी एहतजाज था और बाकी जो सहब और राय लोग हैं उनका भी ये ख्याल था कि किसी एक सूबे में जो है वो इलेक्शन का होना और बाकी सूबों में ना होना जो है ये ना तो आइनी जो स्कीम है उसके मुताबिक है और इसके जो है वो असरात भी मुल्की सियासत पे और आने वाले जनरल इलेक्शन पे जो है वो बड़े डैमेजिंग हो सकते हैं। तो मामला ये है कि जहाँ तक इस बात की रट है कि जी 90 दिन भाई ये कि खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन नहीं है, वहाँ पे 90 दिन का मतलब 180 दिन है। वहाँ पे तो कोई बात नहीं कर रहा कि जी वहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब को डिस्टेबल करने के लिए और फेडरेशन को नुकसान पहुँचाने के लिए जो है इस बात पे जो है वो खामखा एक तनाज़ा जो है वो खड़ा किया गया है जो कि कामयाब नहीं हो सका। अदालत उज़्मा को चाहिए कि वो इस मामले में जो है वो आइन को और मुल्क का जो वसी तर मफाद है उसको पेश नज़र रखे और इस मामले में पार्लियामेंट के साथ महाजराई करना जो है ये इंतहाई नुकसानदेह होगा। और हमें उम्मीद है कि अदालत उज़्मा जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के मुकाबल खड़ा होने की बजाय वो इज्तिमाई दानिश की तरफ जाएंगे। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा, ये तो आप लोगों के पता नहीं कन्विंस कर पाए, जो भी आप बातें यहाँ कर रहे हैं, जो भी तौजीहात आप यहाँ पेश करते हैं, अदालत में आपके वकला अपेरेंटली कन्विंस नहीं कर पाते जज साहिबान को। अब ये बता दीजिए कि ये सिलसिला चलता रहता है, इलेक्शन नहीं होते जो कि अपेरेंटली अभी 14 को नहीं हो रहे हैं, अदलिया के साथ महाजराई भी ख़त्म नहीं होती है। आप जो भी कह लें महाजराई तो है। इमरान खान साहब आपको पता ही है ऐलान कर चुके हैं भरपूर मुहिम चलाएंगे, सड़कों पर आएंगे, अल्टीमेटम्स का लॉन्ग मार्च भी हो सकता है वंस अगेन। अब आप उनको एहतजाज की आज़ादी देंगे, मुकम्मल प्रोटेक्शन भी आपको पता ही है, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, वो आप लोग देंगे, उसमें कोई रोड़े तो नहीं अटकाएंगे? नहीं, ये सड़कों पर कब नहीं आए, ये तो जब से चले हैं 2014 से सड़कों पे ही रहे हैं। ये तो जब हुकूमत में तब भी सड़कों पे ही थे। तो सड़कों पे जब ये होते हैं तो हालत इनकी ये होती है कि सोशल मीडिया में इनका शोर शराबा, पॉपुलैरिटी का प्रोपेगेंडा, और जब एहतजाज के लिए तो किसी जगह पे 70, किसी जगह पे 150, किसी जगह पे 250, ये इनका आलम होता है। तो इसलिए ये सड़कों पे आने वाली जो इनकी दौंस और धमकियाँ हैं ये हमने जो है वो पहले भी सारी देखी हुई हैं। तो इंशाल्लाह अब भी जब आएंगे तो इनका अंजाम जो है ना वो पहले से ना मुख्तलिफ होगा और ना ही जेल भरो तहरीक से कोई इनकी तहरीक ज़्यादा कामयाब होगी। फिर इनका हाल यही होता है कि पहले खुशी खुशी जेल चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे जाकर रोते हैं कि जी हमें फौरी तौर पे जो है वो रिहा किया जाए। 6 दिन से ज़्यादा जो जेल नहीं काट सकते,
6 दिन से ज़्यादा इनको जेल में रहना पड़े तो रोना शुरू कर देते हैं, इनको तन्हाई महसूस होना शुरू हो जाती है। और दूसरों को तो कई महीनों और सालों जो है वो तन्हाई कभी इनको महसूस नहीं हुई थी। तो इसलिए ये मम्मी डैडी कल्चर के लोग हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जो सारी तहरीक चला सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो सड़कें होती हैं उन सड़कों के ऊपर एहतजाज कर सकते हैं। बाकी जो है वो कोई इसका इम्कान नहीं है कि ये को आके जो है वो किसी किस्म की तहरीक को जो है वो चला सके। अच्छा चले राना साहब, फाइनली एक सवाल इमरान खान से मुताल्लिक, एक और सवाल है, सॉरी, लेकिन इमरान खान ने हालिया तकरीर में एक बार फिर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम दोहराया है, एक बार फिर आला अफसरान के नाम लिए हैं उन्होंने। तो क्या अब ये ज़रूरी नहीं हो गया कि मुकम्मल तफ्तीश करा कर खान साहब की तसल्ली करा दी जाए? मतलब ये काफ़ी देर से ड्रैग भी हो रहा है मामला, ही हैज़ सम वैलिड पॉइंट्स एज वेल। तो ये इल्ज़ामात का सिलसिला चलते रहना भी अच्छी बात नहीं है, तो इसको आप ख़त्म करें, अब इसकी तहकीकात कराएं। नहीं देखें, नॉन सीरियस चीज़ों को जो है वो सीरियस अंदाज में नहीं लेना चाहिए। ये तो इनका जो है वो वतीरा है, झूठ बोलना, झूठे इल्ज़ामात लगाना, पहले लगाए गए इल्ज़ामात से यू टर्न ले लेना, फिर कहना कि नहीं वो बात गलत थी, अब जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। जानबूझ के जो है वो झूठ बोलता है ये। तो इसके झूठ को सीरियस लेके को उसकी तफ्तीश करवाने या इन चीज़ों में वक्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका राना सनाउल्लाह साहब। और एक ये जो टर्म है ना, यहाँ पे मैं क्लियर कट वजाहत करना चाहूँगा, मम्मी डैडी, ये क्या होती है? अव्वल तो ये इससे क्या मुराद है, और दूसरा ये कि अगर ये किसी तज़हीकी अंदाज में कोई इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है तो ये कोई तज़हीक नहीं है। अगर कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपने वालिदैन से ज़्यादा अटैच्ड है या उसने वालिदैन में ओवर प्रोटेक्टिव होते हुए उसको बहुत ज़्यादा बाहर निकलने नहीं दिया और वो वाकई बड़े होने तक अपने मम्मी और डैडी को अपने साथ रखता है, तो इसका मतलब है कि हम उसे बुली करें, हम उसकी तस्दीक करें। प्रॉब्लम इधर ये है मम्मी और डैडी, यही अब्बू और अम्मी या माँ बाप कर दिया जाए ना, तो ऑफ कोर्स हमारा तो फ़र्ज़ है, हम अपने माँ बाप के हमने उनका ख्याल रखना है और हो सके तो पूरी ज़िंदगी उन्हीं के साथ गुजारें। अब इसी को अंग्रेज़ी में आप लोग मम्मी डैडी करके उसको इतना बुरा बना देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। दूसरी बात, राना साहब ने अभी तो खैर वो चले गए हैं, और लेकिन एक और चीज़ जो इन्होंने दूसरी बात ये है कि राना साहब, अगर आप इसी खाम ख्याल में रहेंगे ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मम्मी डैडी आपके मुताबिक, वैसे तो हमें ये टर्म ही समझ नहीं आती, तो आपको याद है आप उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती, उस पर गैर कानूनी होने पर ज़रूर बात हो सकती है। वो जो इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश इनके कारकुनों ने नाकाम बनाई थी, वो मम्मी डैडी तो नहीं मामला लग रहा था काफ़ी, जो आपके मुताबिक मम्मी डैडी है, सीरियस वो काफ़ी सीरियस मामला था। और दूसरा राना साहब ने अभी कहा है कि बड़ी नॉन सीरियस किस्म के इस तरह इल्ज़ामात लगाते हैं और उनको इतना मतलब एक सेकंड, इस मुल्क में हमने हमारी तो हिस्ट्री, चेकर्ड हिस्ट्री है हमारी, कि हमारे जो लीडर्स होते हैं उनको किस तरह इसी टेररिज्म अटैक्स में मार दिया जाता है। तो अटैक तो खान साहब पे हुआ था कि नहीं हुआ था, पूरे मुल्क ने देखा, टीवी पे लाइव चल रहा था। तो उस चीज़ को अगर आप कह देना कि जी सीरियसली अगर कोई डिमांड होगी, भाई उसकी तहकीकात करें। नॉट ओनली खान साहब, एवरीबडी, एवरी पाकिस्तानी वांट्स टू नो कि उधर क्या हुआ था और कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका, तो लिहाजा उसको इस तरह निगेट ना करें प्लीज़। और प्लीज़ अब ये जो टर्म है ना डेरोगेटरी के, औरतों की तरह रोना बंद करो, मम्मी डैडियों की तरह एक्ट करना बंद करो, वी नीड टू गेट ओवर दीज टर्म्स। ये बहुत पुरानी बातें लगती हैं, ये पिछली सदी की बातें हो जानी चाहिए ऑलरेडी। अगर कुछ बच्चे ज़रा मुख्तलिफ बिहेव करते हैं तो आप उन्हें मम्मी डैडी का लक़ब देकर उनको बुली करने की राह हमवार नहीं कर सकते। और अगर हमारे सियासी लीडरान ये प्रेसिडेंट सेट करेंगे तो फिर ये सिलसिला ट्रिकल डाउन होगा और आवाम से फिर बच्चों तक आता है। और हमने बच्चों की जिंदगियां स्कूलों में तबाह होते हुए देखी हैं ओनली बिकॉज ऑफ दीज, ये जो ठप्पे लगा दिए जाते हैं ना, ये टर्मिनोलॉजी जो लगा दी जाती है। एंड राना साहब, we expect you to understand so that. मतलब आप तो बड़े we need to be a little more हैं। sensitive towards people, I think. और क्रिकेट से जुड़े इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा फॉर एशिया कप, बस ये लोग ये खबर। हाँ, ये तो पता ही है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, लेकिन they are अटल ऑन इट। यही तो बात है कि वो बस उन्होंने डिसाइड कर लिया। तो उसके बाद हमने ये फैसला करना है कि हमने वर्ल्ड कप में किस तरह खेलना है। क्या हम भारत जाएंगे, नहीं जाएंगे, या फिर आईसीसी के साथ अपना केस हमने पहले ही पुटअप किया हुआ है कि जो हमारे इंडिया में मैचेस हैं वो किसी और वेन्यू पे करा ले। ज़ाहिर है एक मुल्क में तो हो नहीं रहा वर्ल्ड कप। सो
हमारा ऑल्टरनेटिव प्लान क्या है, हमारा प्लान बी क्या है? क्योंकि बीसीसीआई ने अपनी मिली भगत से, आपको पता ही है, एशियन टीमों को मिला के अपना एक प्लान ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। वो टीमें जो उनके कहे में आकर पाकिस्तान ना आने पे आबादा हो रही हैं या फिर एशिया कप में इंडिया के मौक़िफ़ का साथ दे रही हैं, उनको मिला के रला मिला के भारत ऑब्वियसली एक टूर्नामेंट, एक सीरीज प्लान कर रहा है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा पॉज इस पे इसलिए दिया जाए, भाई तुमने नहीं आना, तुम ना आओ, बट ये क्या है कि बाकियों को भी राइल अप किया जाए, बाकी मुल्कों को, कि हम तो खैर नहीं जा रहे फॉर व्हाटएवर रीजन, कोई और भी नहीं जाएगा, सो दे आर टोटली यूजिंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन अदर कंट्रीज जो उनके इन्फ्लुएंस में आ रही हैं, क्योंकि बाय नेचर बुली हैं। सो वो जो बड़ा लड़का नहीं होता स्कूल में, का तो जो नाम वो निशान भी ना हुआ ना, जो दूसरों को तंग करता है, बिला वजह पंगे करता है, तो वो आपको पता ही है बीसीसीआई क्योंकि पैसे बहुत हैं, उसका जोम भी है, उसका घमंड भी है, सो वो भी कहीं कहीं अपने अमाल में उनके नज़र आता है। खैर, अब हमारे प्लान क्या हो सकते हैं? हमें भी तो कुछ करना है, हम ऐसे हाथ पर हाथ धर कर तो नहीं बैठ सकते। इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ ही अतीक उर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई, इधर आ जाएं। आप बताइए कि क्या इत्तलात हैं, आखिरी इत्तलात यही हैं? चले, इंडिया ने तो पहले से मना किया हुआ है, जो एशिया कप की बाकी टीमें, चूँकि एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी ऑब्वियसली क्लियर कट इंडियन इन्फ्लुएंस ही है, उनके अपने सरबराह की वजह से एशिया की बाकी टीमें भी भारत के मौक़िफ़ की ही तायीद कर रही हैं क्या? अब्दुल्ला, आपने बिल्कुल सही कहा, और आइंदा भी ये 24 घंटे और 48 घंटे बड़े अहम हैं, क्योंकि नजम सेठी इस वक्त दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अहदेदारों से मुलाकात है, तो वहाँ कोई फाइनल डिसीजन होना है। और जहाँ तक आपने बात की कि भारत को बड़ा घमंड है और भारत बड़ा पावर है, पैसे के लिहाज से ज़रूर पावर है, लेकिन भारत जो है बग़ैर पाकिस्तान के कुछ नहीं है। दुनिया की क्रिकेट, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे एशिया कप हो, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो आपके रेवेन्यू जनरेट नहीं होते। अगर किसी भी टूर्नामेंट के अंदर हुआ, आपने देखा होगा, अब आईसीसी पूरी कोशिश करता है कि कम से कम 2 मैचेस तो लाजमी हो जाएं, या एशिया कप में कम से कम 3 मैचेस हो जाएं। उसकी वजह क्या है कि रेवेन्यू जनरेट हो, और ये कब जनरेट होंगे? जब पाकिस्तान खेलेगा। अगर इंडिया इसी जोन में रहेगा, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं बहुत पावरफुल हूँ, भाई आप पावरफुल हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे या अपने वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान नहीं आया या पाकिस्तान के मैचेस नहीं हुए, तो आपका वर्ल्ड कप कहाँ खड़ा हुआ है? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टांस लिया, बहुत अच्छी पोजीशन पर पाकिस्तान खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान की इस हिकमत अमली को भारत भरपूर तरीके से कमज़ोर कर रहा है अपने साथ। जिस तरह आपने कहा कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो है, इनको साथ मिला लिया है, और इनको अब होगा क्या? अगर बात होगी तो इंडिया कहेगा कि मैं तो बाद में डिसीजन लूंगा कि एशिया कप के लिए पाकिस्तान आ रहा हूं या नहीं आ रहा। पहले आप अफगानिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से तो पूछें। जब वो तीनों हाथ खड़ा कर देंगे तो इंडिया कहेगा मैं क्या कर सकता हूं, पहले आप ये तीनों हाथ खड़ा क्यों करेंगे? कर भी रहे हैं। नहीं, वैसे ये तीनों हाथ खड़ा करने की वजह क्या पेश करेंगे? सिक्योरिटी रीजन की तो चले समझ आ जाती है, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं, क्यों हाथ क्यों खड़ा करेंगे? अभी न्यूजीलैंड गई है, कौन सी सिक्योरिटी रीजन? नहीं, या तो फिर ये है कि विदाउट इंडिया जो है हम एशिया कप कराएं, पाकिस्तान के अंदर इंडिया ना आए, लेकिन फिर वो इशू होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, वो इवेंट की बात नहीं होगी। अब हाइब्रिड मॉडल पे आ जाते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पेश किया। वो ये कहेंगे हाइब्रिड मॉडल के अंदर, क्योंकि 2 वेन्यूज़ के अंदर हो रहे हैं, 2 ब्रॉडकास्ट टीमें जो हैं वो आपकी वर्क कर रही होंगी, तो अखराजात डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो पीसीबी ने तो ये कहा था कि हम कर लेंगे मैनेज अखराजात। नहीं, मैं आपको डिवाइड तो होगा ना, फिर जो अखराजात, जो पैसे बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को, श्रीलंका को मिलना है, उसमें से कट ऑफ तो लगेगा ना। जब अखराजात आपके बढ़ेंगे और जो आपका एक पूरा फार्मूला बना हुआ है उसके तहत उनके पैसे तो उनको कम होंगे ना, तो वो इसी चीज़ को बुनियाद बनाएंगे कि हम नहीं खेल रहे। अच्छा, अब नहीं, इंडिया का ऑल्टरनेटिव प्लान क्या है, फिर पाकिस्तान का मुमकिन प्लान क्या है, वो दोनों डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया ने क्या प्लान किया हुआ है? अगर एशिया देखें, इंडिया की ये खबरें आई हैं, लेकिन मुझे लग रहा है उनका सोचा है कि वो चाह रहे हैं कि हम 5 नेशन, अगर इन केस एशिया कप नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान किसी सूरत भी नहीं चाहेगा कि वो न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर खेले, तो इंडिया ने ये प्लान किया है कि हम अपना 5 नेशन टूर्नामेंट जो है अपने मुल्क के अंदर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। वो उसमें वो रेवेन्यू नहीं मिलेगा उनको। ठीक है, इंडिया 10 मैचेस जो है वो श्रीलंका से खेले, अफगानिस्तान से खेले, बांग्लादेश से खेले, लेकिन एक मैच अगर पाकिस्तान से नहीं खेलेगा तो कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर रेवेन्यू को एक सेकंड के लिए फॉर दिस डिस्कशन निकाल दें, पाकिस्तान को एज इट इज, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है इसमें कि हम बाकी मुल्क सारे कर लेंगे। मतलब एक एशिया कप हो और जिसमें पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क ऑफ एशिया ही ना हो, क्रिकेटिंग नेशन है हम लोग, तो ये आइसोलेशन वाली बात होगी। इसलिए हमारी तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि कोई ऐसे मॉडल पे हम आए, रेवेन्यू
कम रेवेन्यू और मोर रेवेन्यू के हम हिस्सा जरूर हो उसका, और हम सारे खेलें जरूर, क्योंकि इंडिया निकालने की कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, और अभी से नहीं कर रहा, शुरू से कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि अगर आप देखें, चलें एशिया कप को, आप एशियन काउंसिल को हटाते हैं, आप आईसीसी को ले लें, 2030 तक अभी जितने और इवेंट्स हैं वो इंडिया और पाकिस्तान को आपने एलोकेट किए हुए हैं, आपने बगैर किसी प्लानिंग के। आपने एशिया कप पाकिस्तान को जब दिया तो क्या आपके जहन में सवाल नहीं था? और जब आपने इंडिया को, ये कोई अभी किस बात तो नहीं पैदा हुई ना कि इंडिया पाकिस्तान के चक्कर अभी 2 महीने 6 महीने पहले शुरू हुई है, ये तो चली नहीं। आईसीसी को नहीं पता कि ये था, उसने इंडिया को दिया हुआ है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी हमें दी हुई है, फिर आगे की जो है T20 फिर वो इंडिया को दिया हुआ है। तो ये मसले मसाइल आगे पैदा होते रहेंगे। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये हाइब्रिड मॉडल पेश किया है कि आप को होस्ट के तौर पे इस तरह का करें, वरना आप इस तरह नहीं करेंगे तो फंसते चले जाएंगे। और जहाँ तक अब्दुल्ला ने बात की थी कि क्या प्लान है हमारे, तो अब जाहिर बात है अगर एशिया कप नहीं होता, वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी कोशिश है कि एशिया कप हो जाए, अगर नहीं होता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है, क्योंकि इतने सारे हमारे पास डेज हैं, दिन हैं, विंडोज खाली है हमारे पास, तो पाकिस्तान किसी दूसरी टीमों को बुलाकर ट्राई जी, हम हाथ पे हाथ रखने से बेहतर है हम दूसरी टीमों को बुला के उनके बायलैटरल सीरीज खेलें, या ट्रायंगुलर सीरीज का भी पाकिस्तान का प्लान है। और साउथ अफ्रीका उस वक्त एक ऐसी विंडो है, वो आ सकती है, जिम्बाब्वे हो गई वो आ सकती है, हमारे श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट हैं जुलाई के अंदर, और अगर श्रीलंका वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाता है तो उसके लिए भी फिर वनडे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये सब ऑप्शंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन सब को प्लान कर लिया है कि अगर इन केस अगर एशिया कप नहीं होता, किसी भी वजह से, कुछ वजह होती हैं, तो पाकिस्तान अपनी क्रिकेट तो खेलेगा ना, वर्ल्ड कप की तैयारी। तो हमारे सामने बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेटिंग काउंसिल जो इंटरनेशनल होते हैं, जो ओवरसी बाकियों को कर रहे हैं, उनका कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं होता कि वो दे मेक श्योर कि इंडिया इस किस्म की हरकतें ना कर सके, और अगर स्केड्यूल में हैं ये सारे मैचेस, यही वेन्यूज हैं, तो देन यू स्टिक टू इट एंड ऑनर द कमिटमेंट। बेसिकली वो टर्म होता है ना कि आप ऑनर कर रहे हो उस बात को। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना बेसिकली। आईसीसी, खैर वैसे भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल से ऊपर, आईसीसी, फीफा और टेनिस फेडरेशन जो वर्ल्ड की हैं, इनके रूल रेगुलेशन में बड़े फर्क हैं। फीफा में अगर के इवेंट के अंदर, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, फीफा वर्ल्ड कप के अंदर अगर कोई टीम कहती है कि मैं फला मुल्क जाके नहीं खेलना चाहता, तो फीफा उस मुल्क को बैन लगा देता है, फाइन करती है या बैन लगता है, बैन लगा देता है। इसी तरह टेनिस फेडरेशन ने भी यही किया था कि इंडिया ने एक दफा मना किया था तो उन पे बैन लगा दी थी। तो इसी तरह राइफल है, लेकिन आईसीसी नहीं कर सकती। तो ये तो गलत है, क्योंकि आप फिर उसको टेक देम टू टास्क ना इंडिया को कि ये स्केड्यूल निकल चुके हैं, आप कैसे कह सकते हैं रूल्स भी बदलने की जरूरत है। बहुत पावरफुल, इसी वजह से तो फीफा एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। आईसीसी सिर्फ अपने इवेंट को देखती है कि मेरा ये इवेंट है, ये खराब नहीं होने चाहिए। ये जो एशिया कप पे अब्दुल्ला इतने सवाल उठ रहे हैं ना, इसकी वजह यही है कि इसके 2 महीने बाद वर्ल्ड कप साथ लगा हुआ है, और वर्ल्ड कप है इंडिया के अंदर। अगर ये हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप हो जाता है तो ये भी एक खतरा फिर को होगा कि फिर ये हाइब्रिड मॉडल आईसीसी के इवेंट में भी पेश होगा डेफिनेटली, अगर कामयाब हो जाता है। आईसीसी पे कितना इन्फ्लुएंस है इंडिया का हमें नहीं पता, ये सबको पता है, सबको। सो ऑब्वियसली उस पे क्या बहस करें कि आईसीसी का अपना किरदार क्या रहा है एंड हाउ बायस्ड दे हैव बीन टुवर्ड्स पाकिस्तान। मैं तो कहता हूं चले एशिया कप अगर किसी वजह से कुछ जो भी होता है, इसके असरात अब्दुल्ला हमारे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पे पड़ेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी आईसीसी जंग लड़े कि हम तो इंडिया से नहीं, ये भी इंडिया ने गलत खबर जो है वो इंडिया मीडिया ने चलाई। अब आजकल तो मीडिया वॉर चली हुई है कि पाकिस्तान ने जो है गारंटी मांगी है लिख के कि आप 25 के उसमें आएंगे, लिख के वो देंगे तो फिर हम बाजी। अच्छा, फॉर इंस्टेंस लिख के दे देंगे, आपको लगता है कि ये अपने लिखने का भी ऑनर कर सकते हैं? नहीं करेंगे। आज मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ कि अगर हालात ऐसे ही हुए 2025 के 30 में भी नहीं आएंगे। कोई भी मुल्क नहीं लिखेगा कि वो कहेगा कि ठीक है, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। तो गवर्नमेंट तो खैर कभी अप्रूवल देनी नहीं है। सबसे अफसोस की बात यह है कि सारी चीज में 100% पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाने की कोशिश की जा रही है। एशिया कप भी हो जाए, वर्ल्ड कप भी हो जाए, पाकिस्तान बस उसका हिस्सा ना हो किसी तरीके से। व्हाई शुडंट वी बी? तो ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया ये भी नहीं चाहेगा, कहीं ना कहीं बैलेंस जरूर ढूंढेगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का हिस्सा जरूर हो, क्योंकि वर्ल्ड कप ही क्या पाकिस्तान इंडिया मैच के बगैर। ये बात भी हकीकत है, अगर ये बात भी हकीकत है तो ये भी हमें मद्देनजर रखनी चाहिए। थैंक यू। जो गर्मी है इस वक्त कराची में, कि कुछ अर्सा पहले बड़ा अच्छा मौसम चल रहा था ना, और हम देख रहे थे कि बाकी मुल्क में जरा गर्मियाँ थी और हम कहते जी हमारी तो बड़ी हवाएं चल रही हैं। Not anymore, सब गर्म हो चुका है। कहावत है, हमने बचपन में अपने बुजुर्गों से बहुत सुनी है, इतनी गर्मी है कि चील भी कब अंडा छोड़ रही है। कभी नहीं सुनी, नेवर।
चील भी अंडा, मतलब वो नाश्ते में अंडा नहीं खा रही? नहीं, अपने अंडे जिस पे चील ने बैठना था वो छोड़ के कहीं चली गई है। Because it is so much hot, it is too hot. आप मुझे बताएं कि exactly क्या है? So it has to fly up to the no. That was not good. No. Hama, because the cheel. Why would the cheel not Because go? Why is she like sticking to the eggs? Go and do your thing. मेरी बात सुने, उसने अंडों पे बैठना है ना। एक तो वो बहुत हाइट पे अपना घोंसला बनाती है और वो इतनी गर्मी पड़ रही है कि चील ने अंडा छोड़ दिया है। अब मुझे exactly बताएं कि इसका मानी क्या है? ठीक है, प्लीज हमें ट्वीट कीजिए आज जियो छोड़ने चीलों को, बच्चे जो बेचारे तड़प रहे हैं गर्मी में, आपको अच्छा जल्दी से आपको बता दें कि कराची में नहीं, अच्छा सॉरी, चीलों के बच्चे, अपने बच्चे, मतलब कराची में आपको बताएं जी, मैट्रिक के एग्जाम्स चल रहे हैं, 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात शुरू हो गए हैं और चंद दिन से कराची में मतलब कि मरने वाली गर्मी हो चुकी है, शदीद गर्मी है। और गर्मी में इजाफा होते ही शहर भर में आपको पता क्या होता है? टेक अ वाइल्ड गेस, बिजली की गैर आलानिया लोड शेडिंग हो जाती है। सोचें ज़रा, तो ये भी साथ साथ चल रहा है, साइड बाय साइड सारी चीज़ें चल रही हैं। वो आपके जनरेटर तो नहीं लगा? कहीं कोई कुंडा शुंडा तो नहीं फिट? नहीं भाई, खैर ये हम खैर आपको पता ही है। अच्छा, ये बड़ी पेनफुल बातें हैं जिसमें हम हंस रहे हैं, बट दिस इज रियलिटी। गर्मी भी है, बिजली आ नहीं रही और स्टूडेंट्स का सोचें। और पसीने में जो पेपर गीला होता है ना, जिसकी वजह से आई नो इट इज़ वेरी टफ, हम गुजरे हुए हैं इन वक्तों से। अच्छा, बच्चे क्या कह रहे हैं, आए उनका सुने। यहाँ पर जब लोड शेडिंग का ये हाल रहेगा तो हम जो जितने भी तालिब इल्म हैं, मेरे साथी हैं, तालिब इल्म साथी हैं, वो कैसे पेपर करेंगे कि हमारी यहाँ पर सप्लियाँ हमारी गंदी हो रही हैं, पसीनों से गीली हो रही है, फट भी गई हैं कई। हमें कहा गया है कि आप कॉपी बिल्कुल भी गंदी ना करें। अब हमारे पसीने कॉपी पे गिरेंगे तो कॉपी तो गंदी होगी ना, अब उससे हमारे नंबर माइनस हो रहे हैं। पेपर करें अपने, हवा करें अपने ऊपर। गर्मी की वजह से पेपर भी नहीं हो रहे, कॉपियों पे पसीने आ रहे हैं, राइटिंग ख़राब हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। और जब से लाइट नहीं है सर, यहाँ पे हम पेपर देने आए, लाइट है नहीं, शदीद गर्मी हो रही है, कॉपियाँ ना गीली हो जा रही हैं बार बार। अच्छा, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वही हमने तो कभी ऐसे हालात पहले देखे नहीं है, ये हर साल यही होता है। गर्मी भी इसी किस्म की पड़ती है, इम्तिहान भी अभी हो रहे होते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी तक किसी अंडरस्टैंडिंग पे क्यों नहीं पहुंचे भाई ये सारे, के इलेक्ट्रिक ले लें आप, सिंध हुकूमत ले लें आप, ये एग्ज़ाम्स का जो सारे हेड होते हैं, इंतज़ामिया, इनको ले लें, कम टू सम अग्रीमेंट कि फॉर दीज वेरी डेज़ जिसमें इम्तिहान चल रहे हैं, ऑलरेडी इतना प्रेशर है, इतनी कम्पिटिटिव हो चुकी है पढ़ाई आजकल की, तो तब तो बिजली दें, कोई पंखे चलें, कोई बच्चे आराम से एग्ज़ाम्स तो दे दें, उसके बाद ख़त्म कर देना बिजली, क्योंकि माशाल्लाह वो तो देनी है वैसे ही नहीं तो कम टू सम इलेक्ट्रिक का ज़रा मौक़िफ़ मालूम करते हैं कि भाई एटलीस्ट इनका तो ख्याल कर लें कि इलेक्ट्रिक की डायरेक्टर कम्युनिकेशन इमरान राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, कराची में मैट्रिक के आपको पता ही होगा, होपफुली आपको पता हो, इम्तहानात हैं, लाखों उम्मीदवार एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, मुकम्मल बच्चों को सहूलत मिलनी चाहिए, लेकिन इत्तलात ये हैं, वीडियो हमने दिखाई कि इम्तिहानी मराकज़ में लोड शेडिंग की जा रही है। सर, ये तो जुल्म है। अस्सलाम वालेकुम जी, अब्दुल्ला, हुमा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कि इलेक्ट्रिक के मौक़िफ़ के लिए ऑनलाइन लेने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि कराची के अंदर कहीं पर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। हमारी जो लोड शेड का शेड्यूल है उसको एडवांस में तरतीब दिया जाता है और जो अफेक्टेड कस्टमर्स हैं उनको ना सिर्फ उसके बारे में इंटीमेशन दिया जाता है, बल्कि हमारी वेबसाइट पे हर वक्त मौजूद होता है रेफरेंस के लिए, ताकि जो है लोगों के लिए ट्रांसपेरेंट तरीके से हम इस लोड शेड शेड्यूल को मैनेज कर सकें। जहाँ तक इम्तहानी मराकिज़ का ताल्लुक़ है, मैं आपके तवज्जो से ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा हमारे पास किसी किस्म की कोई इंटीमेशन नहीं आई है। मैं आपके चैनल के तवज्जो से जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे कहूँगा कि आपकी जो इम्तहानी मराकिज़ की जो लिस्ट है, जैसे हमने माजी में भी एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और के इलेक्ट्रिक ने हमेशा इस सिलसिले में मैक्सिमम ताउन किया है, लिस्ट हमारे सामने अगर आ जाए तो उस लिस्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम उसके ऊपर ज़रूर एक नज़रसानी कर सकते हैं। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि कराची के अंदर जो इस वक्त सप्लाई की सिचुएशन है, करीबन 75% के करीब इलाका इस वक्त भी ऐसा है जहाँ पर बिजली सप्लाई के हवाले से किसी किस्म का कोई चैलेंज नहीं है। 25% इलाका वो है जहाँ पे या तो रिकवरीज़ के चैलेंजेस हैं, यानी बिल्स लोग जो हैं वो बर वक्त अदा नहीं करते हैं, या वहाँ पर बिजली की जो कुंडे हैं चोरी के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। दोनों सूरतों में बहरहाल चूँकि नुकसान कस्टमर्स का ही होता है, उसको कम करने के लिए हमें एक लोड शेड का शेड्यूल जो है उसको तरतीब देना पड़ता है और उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ।
अच्छा इमरान राना साहब, कुछ थोड़ी सी प्री प्लानिंग भी होनी चाहिए। बाकी तो आपने सब कुछ समझा दिया, लेकिन बिजली से मुतालिक शहर की मजमूई सूरत हाल भी अगर देखी जाए तो वो अच्छी नहीं है, क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ लोड शेडिंग भी ऑब्वियसली बढ़ती जाती है। और कि इलेक्ट्रिक को पता ही है कि इस सीज़न में तलब बढ़ती है, तो पैदावार जो है बढ़ाने की प्लानिंग होनी चाहिए। अब ये प्लानिंग क्यों नहीं होती व्हेन वी नो कि ये सीज़न जो है ये सर पे आ गया है? जी, बहुत अहम सवाल है। सबसे पहले मैंने जैसे पिछले सवाल के जवाब में अर्ज़ किया है कि शहर का इस वक्त भी मजमूई तौर पर 75% से जो ज़ायद इलाका है वो इस वक्त भी वहाँ पे लोड शेडिंग कैरी नहीं की जा रही है। बिजली की जो तलब और रसद है उसको बड़े अच्छे तरीके से और अहसन तरीके से हम उसको पूरा कर रहे हैं। हमारी जनरेशन की जो तमाम स्ट्रीम्स हैं वो अवेलेबल हैं। हमारे जो लेटेस्ट जो पावर प्लांट्स हैं उनसे भी प्रोडक्शन की जा रही है। हमारी IPPs का नेटवर्क भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो हम 1000 मेगावाट के करीब नेशनल ग्रिड से बिजली लेते हैं वो भी अवेलेबल है। तो इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर के तहत डिमांड को सामने रखते हुए हम सप्लाई जो है शहर को वो पूरी तरह से दे रहे हैं। डिमांड और सप्लाई के हवाले से जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि कोई बहुत बड़ा मेजर चैलेंज हमारे सामने इस वक्त नहीं है और सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। बिजली की ओवरऑल मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर वो कंट्रोल में है। और चूँकि अभी इस दफ़ा हमारे साथ किसी किस्म की कोई लिस्ट अभी तक शेयर नहीं की गई है, अगर कोई इम्तिहानी मराकज़ की लिस्ट हमारे पास आती है तो 75% इलाका तो ऐसे, जहाँ मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कोई इतने बड़े मसाइल मौजूद नहीं है। बाकी जहाँ पर बहुत शुक्रिया आपका, आ रही है आपका इमरान राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। पॉइंट, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, कराची में बाय द वे, कराची का तो हम आपको बता ही रहे हैं, सिंध में आग बरस रही है, इतनी गर्मी है। ज़रा आप टेम्परेचर सुन लें। नवाब शाह इज़ 45 अभी सूरज जो है वो सवा नेज़े पर आ गया। ये तो सुना है आपने कि नहीं? हाँ, सूरज सवा नेज़े पे आ गया है, ये सुना है ना? जी, ये सुना है। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू, आप हमें हमेशा ही रहनुमाई करते हैं हमारी मौसम के हवाले से। ज़रा बता दीजिए, ज़ाहिर गर्मी है, गर्मी तो पड़नी है, लेकिन फिर भी बताइए कि आने वाले चंद हफ्ते या चंद दिन कैसे रहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली आने वाले जितने दिन हैं ज़्यादातर मई के वो गर्म ही गुजरेंगे। आपको पता है कि मई और जून गर्म तरीन महीने होते हैं, न सिर्फ कराची में बल्कि पाकिस्तान भर के मैदानी इलाकों में। और कराची में टेम्परेचर गो कि इतना बहुत हाई तो नहीं जा रहा, 35-36 की रेंज में रह रहा है, लेकिन अगले 2-3 दिन वो 38 तक भी जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ चूँकि नमी का तनासब बहुत ज़्यादा होता है, आजकल एवरेज ही 50 से 60% चल रही होती है दिन भर तकरीबन, तो वो गर्मी फील्स बहुत ज़्यादा होती है, यानी डिस्कम्फर्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है हीट इंडेक्स बढ़ने की वजह से। और ख़ासकर दिन के पहले हाफ में सी ब्रीज़ को ख़ास उससे नहीं चलती फ्रीक्वेंसी या स्पीड से, तो फिर एक तरह से हब्स की बहुत कैफियत होती है। अंदरून सिंध में तो टेम्परेचर ऑलरेडी 43-44 तक पहुंच चुके हैं और अगले आने वाले नवाब शाह तो 45, सरदार साहब 45, 45 नवाब शाह, मतलब वी आर स्टिल इन मई। हम मई की बात कर रहे हैं, अभी जून जुलाई, अभी तो बहुत ज़्यादा और एग्जाम भी हो रहे हैं, ऊपर जाना है, 7 बच्चों के एग्जाम, मतलब और भी बड़ी चीज़ें चल रही हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये इस बेहतर नहीं होने वाला मौसम अभी? नहीं जी, अनफॉर्चुनेटली ये और बढ़ेगा। ये नहीं, अंदरून से नवाबशाह से ऊपर जितने इलाके हैं ना, उसमें दादू, लड़काना, जैकोबाद, नवाबशाह इटसेल्फ, सखर, रोड़ी और खैरपुर, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 48 से 50 तक भी जा सकता है मिड ऑफ मई के बाद, यानी 15-16 मई के बाद ये इम्कान है। उसके साथ साथ ये पूरी लहर जो है ना फैलते फैलते जनूबी पंजाब यानी खानपुर, रहीम यार खान और चुलिस्तान जो है उस तरफ। अच्छा, अभी ये बताइएगा सरदार साहब, अस्तोर में बर्फबारी हो रही है, लाहौर में भी परसों की बात है कि शदीद बारिश और हवाएं और पंखे बंद हुए थे, तो अच्छा मौसम तो वहाँ क्या सीन चल रहा है इस वक्त? जी, वो जो मगरबी हवाओं का सिलसिला था, पिछले पूरे एक हफ्ते से तकरीबन बारिश चल रही थी मुल्क के शुमाली इलाकों में। जैसे आपने कहा, पहाड़ों पर तो बर्फबारी तक भी हो चुकी है, कागान नारान की तरफ और ऊपर गिलगित बल्तिस्तान और चतराल वगैरह की तरफ भी। तो लेकिन वो वेव आज से तकरीबन ख़त्म हो जाएगी, सबसाइड हो जाएगी। आज जो बारिश की रिपोर्ट्स आई हैं वो इक्का दुक्का जगहों से ही आई हैं, केपी के कुछ इलाकों से और कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से चंद एक इलाकों से हल्की बारिश की रिपोर्ट आई है। तो वेव आज से जो थी वो सबसाइड कर जाएगी। अब फिर ग्रेजुअली मैदानी इलाकों में तो गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी। 13-14 मई के बाद पंजाब के भी मैदानी इलाकों में बशमुल सेंट्रल पंजाब यानी लाहौर, फैसलाबाद वगैरह में टेम्परेचर 40 से ऊपर चला जाने का खदशा है। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमसे बात करने का। और जब इतनी शदीद गर्मी सोच के लगना स्टार्ट हो जाए ना, तो ये ज़रा वापस लाएंगे मालम जब्बा वाले विजुअल्स जो थे जिसमें बर्फ़ पड़ी हुई थी गाड़ियों पे एंड ऑल दैट। वाह,
मतलब इस वक्त सिर्फ हम आंखें ठंडी कर सकते हैं स्क्रीन पे देख के या ऑनलाइन देख के, क्योंकि बैठे हुए तो जिस शहर में हम बैठे हुए हैं इट इज़ बर्निंग। लुक एट दैट स्नो, कैसी लग रही है? ठंड पड़ रही है देख के ना। कराची के कुछ इम्तिहानी मरकज़ की वीडियो देखी और एक ऐसा इम्तिहानी मरकज़ है, बच्चियाँ वहाँ मौजूद है जहाँ बैठने के लिए कोई कुर्सी वगैरह का इंतज़ाम नहीं है। ज़मीन पे मैं सोच रहा था अगर कोई बच्चियाँ अपना गत्ता वगैरह, जो गत्ता हार्डवुड होता है ना, जैसे हम अपने ज़माने में तो गत्ता ही कहते थे, वो नहीं लेके गई होंगी तो वो किस तरह, आप सोचिए कि ज़मीन पे कारपेट है या चटाई से बिछी हुई है, कैसे आप एग्जाम दे सकते हैं, कैसे बैठे? वैसे भी चौकड़ी मार के क्रॉस लेग्ड अगर आप जमीन पे बैठे हुए हैं, क्या गोद में आपने पर्चा रखा हुआ है? समझ नहीं आ रहा आपके पास वो बोर्ड नहीं है। वही बोर्ड की मैं बात कर रहा था, जिसे गत्ता कहते हैं। हाँ, आई थॉट गत्ता से डाउन कह रहे हैं। ये देखिए ना, हम आपको ये विजुअल्स इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि ये हो रहा है, ये मतलब हमने वी डिड नॉट मेक इट अप, आप ही लोग हमें ये वीडियोस वगैरह भेजते हैं कि दिस इज द रियलिटी। ये कोई तरीका है? हाउ आर द स्कूल मैनेजमेंट्स डिसाइडिंग बिठा दो इस तरह? व्हाई आर द पेरेंट्स टेकिंग दिस अप? मतलब क्या कर सकते हैं? एग्जाम के दिन में अगर जाके पता लग रहा है मैं लाखों रुपए अपने बच्चे के फीस दे रही हूँ और फिर उसको एंड में गोद में पर्चा दो और इसको कहो ये इस तरह करके टेढ़ा मेढ़ा लिखो। मैट्रिक के इम्तिहान आते हैं ना, बोर्ड के एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं? आप वो तो स्कूल, आप प्राइवेट स्कूल में फीस दे रही हैं ना। अच्छा, तो यानी प्राइवेट में हम कुर्सी देंगे और नहीं, प्राइवेट स्कूल में फीस देनी है। अब आपके बच्चे का सेंटर जो भी बन जाए, ऐसी जगह बन जाए जहाँ पे कोई कुर्सी ना हो, जहाँ पे कुछ ना हो, पंखा ना हो। मुझे इस बात से इतनी तकलीफ है कि हम इतने कोई मजबूर हो गए हैं कि गलत चीज भी होती होगी तो हम कहेंगे क्या हो सकता है जी, अब इसको डील विद इट। क्यों भाई? वैसे महकमा तालीम सिंध से हम गुजारिश करेंगे और इल्तिजा कह लें, क्योंकि अब क्या करें कि खुदारा कुछ आंखें खोलें अपनी, और ये सेंटर की वीडियो जो है ना, ये सबके पास मौजूद है जहाँ पर बच्चियों के पास बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, सामने कोई टेबल ही होना तो पेपर कैसे देंगी? मुझे सिर्फ ये बता दें, लिखेंगी कैसे? लिखेंगी कैसे? छोड़ दें सब कुछ। मतलब इस दुनिया में आप बेहतरी की तरफ जाते हैं ना, न्यू एंड इम्प्रूव्ड हर चीज पे लिखा होता है, हम रिग्रेस क्यों करते चले जा रहे हैं? हम इतने बुरे नहीं थे। We were so much better than this. वज़ीर आला सिंध को वैसे इस मामले का नोटिस लेना चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मजाक है यार, ये मजाक है कि आपने ऐसे बच्चियों को, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, सिर्फ ये कोई एक्सप्लेन कर दे कि इस चटाई पे बैठ के बच्चियां लिखेंगी कैसे, यूं करके लिखेंगी कैसे? लिखेंगी और ये पेपर वो जिसके नीचे पीछे बोर्ड, आप ये क्या पेपर अगर कोई बोर्ड नहीं लाया, मतलब उसके पास चले बोर्ड भी है तो भी उसके पास छोटी, हम जमीन पे बैठने को एतराज नहीं है, ठीक है, आपने कहा सामने कोई टेबल भी नहीं है, and then everybody is sitting on the chatai, how are you going to make sure nobody cheats? And there's no table in front of you. They are going to not cheat, they are going to consult amongst them. गोला बना के बिठा दें, कंसल्ट करके पेपर कर लेंगे, क्योंकि ये तो आपने उनको चीजें दी हुई हैं। समझ नहीं आ रहा कि ये कोई अहाता है जहाँ पे सफ़े बिछा के यहाँ पे बच्चियों को एग्जाम देने के लिए बिठा दिया। आई वंडर ये क्या है? और वैसे भी इस तरह की जो मसाजिद होती हैं यूजुअली मर्दों की होती है ना, सफ़े जहाँ बड़ी बड़ी बिछोती हैं, यूजुअली औरतों का तो बड़ा मुख्तसर सा इंतजाम होता है किसी मस्जिद में। औरतों की हो या मर्दों की हो, इम्तिहान नहीं हो रहे होते इधर बिठा के, तो ये क्या हो रहा है? नहीं हो रहे होते, इसलिए दिस इज तो ये कोई हॉल है जहाँ पे मे बी ऐसी चटाइयाँ बिछा दी हैं? वैसे you know what, आप सारे हमें ट्वीट करें and send us your videos कि बच्चे जो हैं आजकल किन हालात में एग्जाम से CM Sindh in your tweets, not only us, so that इस वीडियो के साथ कि वो नोटिस ले इस मामले का। हम CM Sindh से जियो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए दोबारा गुजारिश करेंगे कि look into this matter, this should be not on. This is not on, this should not be acceptable. एक दफ़ा कर दिया तो अगली दफ़ा पता नहीं बोरियों पे बिठाएंगे, इसलिए don't accept this. दूसरा ये गर्मी ने पहले ही दिमाग खराब किया है, ऊपर से ये भी करें कि इमरान राना साहब हमें बता रहे थे, कहते हैं महकमा तालीम हमसे ना इम्तिहानी मराकज़ की लिस्ट एक शेयर कर लेता है। इस दफ़ा वो भी ज़हमत नहीं की हमने, इस दफ़ा वो भी नहीं हमने किया। क्योंकि तालीम तो हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं, वैसे नहीं होना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी हमें पता है ना कि क्या है, तो आओ उस पर बात करते हैं। चलें जी, हमारी अभी इस घंटे की जो पहली खबर है ना, दिस इज ऑल वी टॉक अबाउट एंड वी ओनली वांट टू टॉक पॉलिटिक्स एंड हु हैज द पावर एंड हाउ कैन वी गेट दैट पावर। तो बस बात सारी एंड में हमारी यही होती है। कराची के मेयर के लिए आपको पता ही है, सबकी नजरें जरा जमात इस्लामी की तरफ हैं। अब क्या फैसला करती है कराची के अवाम ने? बल्दियाती नुमाइंदगी के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी पर अपने एतमाद का इजहार तो कर दिया है। मजमूई तौर पर कराची की 246 यूसी नशस्तों में 98 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर है।
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 86 सीटों के साथ जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 41 के साथ तीसरे नंबर पर है। बाकी कुछ नशिस्तें दीगर जमातों ने हासिल की हैं। मसाइल के गर्दाब में फंसे कराची के अवाम चाहते हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब हो और बल्दियाती नुमाइंदों को अब काम करने का इख्तियार मिले। पीपल्स पार्टी का ये रवैया इस मामले में लेट्स सी मुस्बत नज़र आ तो रहा है। अब तक वो जमात इस्लामी को साथ काम करने की पेशकश दोहरा रही है। पहले भी ये बात की गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो मेरी गुजारिश होगी जमात इस्लामी के लोगों से कि रिज़ल्ट ये आ गया है, रिज़ल्ट को तस्लीम करें और आइंदा के लिए कोशिश करें। मैं आज भी कहता हूँ कि कोशिश करें कि हम मिलजुल कर कराची के लोगों की खिदमत करें, बजाय इसके कि हम इस लड़ाई को मज़ीद बढ़ाएं। हमें भी एतराज़ात हैं, हमारे भी लोग ज़ख्मी हुए हैं, हमारे लोग भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन में उन्होंने भी केस किए थे, ट्राइब्यूनल में वो भी जा रहे हैं, वो एक कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। लेकिन आप इस नतीजे को तस्लीम करें। जमात इस्लामी जो है बौखलाहट का शिकार है और इंशाल्लाह इस प्रोसेस के बाद जो अगला प्रोसेस होगा उसमें इंशाल्लाह जो मेयर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। अगर जमात इस्लामी को शौक़ है बल्दियाती निज़ाम में आने का, अगर उनको शौक़ है वो डिप्टी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी को दरख्वास्त दें, उस पर भी हम कंसीडर करेंगे कि उनको डिप्टी मेयर रखा जाए या नहीं रखा जाए। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि उधर जमात इस्लामी, सुन भी लिया आपने, बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पर धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है। ताहम आइंदा का लाहे अमल तय करने के लिए जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी आज मुलाकात कर रहे हैं। और कराची में बरसों बाद, अच्छा दिस नीड्स टू बी सेड कि कराची में बरसों बाद ना किसी तरह, आपको पता है कि बल्दियाती इलेक्शन जो कि हो ही नहीं रहे थे, हर बार डिले हो जाते थे, तो उनका मरहला मुकम्मल हुआ है। सियासी जमातों को चाहिए कि अब इल्ज़ामात का सिलसिला ख़त्म करके अवाम के बुनियादी मसाइल हल करें। प्लीज़ इस पर तवज्जो दें। ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को ज़्यादा सियासी बालिग नज़री का सबूत देना चाहिए ताकि मसाइल की आवाज़ का बने। कराची के हालात जो हैं वो कुछ बेहतर हो। मतलब हम पूरा शो निकाल सकते हैं 2-2 घंटे का बाय पॉइंटिंग आउट थिंग्स दैट नीड कि उन पे ज़रा नज़र डाली जाए। अब लेट्स सी कि हाफिज नईम साहब अब ये तकरीरें ही करते हैं या फिर कोई काम भी एक्चुअली करने की तरफ किसी जानिब हाथ बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब। हाफिज साहब, कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज की पोलिंग अब मुकम्मल हो गई है। इब्तदाई नताइज में पीपल्स पार्टी कुछ आगे नज़र आ रही है। जमात इस्लामी को इलेक्शन के अमल पर एतराज़ तो ऑब्वियसली रहे हैं, लेकिन नताइज अब आ ही गए हैं। सर, इन नताइज को कबूल करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे या फिर यही चलना है अभी? देखें, अगर धांधली होगी, कब्ज़ा होगा, जत्थे बनकर आएंगे, असलहे की नुमाइश होगी और कराची में दोबारा से वो असलहा कल्चर एक मरतबा फिर इंट्रोड्यूस करा दिया जाए और ताकत के ज़ोर पर जो है वो आप नतीजा तब्दील कर दें और इलेक्शन कमीशन अमलन एक पार्टी के हाथों खेलने लगे और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से आप 3-4 यूसियाँ 4 यूसीज़ बचाने में कामयाब हो जाएँ और फिर उसके बाद कहा जाए कि आप नताइज को कबूल करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कैसे कबूल किया जा सकता है। आप फेयर इलेक्शन कराएं, फ्री इलेक्शन कराएं, जत्थाबंदी ख़त्म करें, इलेक्शन कमीशन अपना रोल अदा करे, वोटर लिस्टें दुरुस्त हों और अमला फ्रॉड ना कर रहा हो, एक पार्टी का अलायकार ना बना हुआ। पूरा दिन जो 7 मई का गुजरा, सबने देखा है तमाशा किस किस तरह से, यानी कितनी जगहें हैं और बाकायदा जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने इसको ऑब्ज़र्व किया है कि एक जगह से कुल 3-4 पोलिंग एजेंट मिलकर बता रहे हैं कि 82 वोट इस स्टेशन पे या बूथ पर कास्ट हुए हैं टोटल, सबको जिसको भी जितने मिले हों, लेकिन उसी जगह से 383 वोट पीपल्स पार्टी के निकल रहे हों। तो इस इलेक्शन को आप क्या कहेंगे? पोलिंग एजेंट एतराज़ करें तो उनको पकड़ के मारने लगो और पुलिस के हवाले कर दो, जो जत्थे हैं वो भी मार रहे हों और पुलिस वाले भी मार रहे हो। तो जब इस तरह का इलेक्शन होगा तो फिर इस इलेक्शन के नताइज को कैसे कबूल किया जा सकता है? लेकिन बहरहाल जो तरीक़ा है उस तरीक़े के मुताबिक हम इलेक्शन कमीशन में भी अपनी रिपोर्ट करा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ फराहम नहीं किया, तो जिस तरह 15 जनवरी के बाद हमने आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया है वही रास्ता हम इख्तियार कर रहे हैं। हम बहरहाल अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये हमारा मैंडेट नहीं है, ये कराची के अवाम का मैंडेट है। और ये बात बहुत वाज़ेह है, पीपल्स पार्टी नंबर कितने भी बढ़ा ले, ये बात बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह है कि कराची की मेन स्ट्रीम ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया है और उसका बदला उन्होंने ये लिया है कि अब ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके नताइज अपने हक़ में करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए जी, आपके इल्ज़ामात पहले दिन से हैं और आप कह रहे हैं इसके लिए आप कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। लेकिन कुछ रद्दोबदल हो भी जाए तो ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि कराची शहर ने अपना मैंडेट जो है
वो पीपल्स पार्टी और आप लोगों को यानी जमात इस्लामी को दिया है। तो इन ही दो जमातों से शहर का निज़ाम चलाने की तवक्को है लोगों की। तो क्या ये चांस है कि आप लोग दोबारा जो है वो मिलकर ख़ुद एक हुकूमत तश्कील दें और मिलकर ही शहर का निज़ाम चलाएं और अग्रीमेंट पे चलाएं? आप दोनों को पता है कि क्या होना चाहिए, तो शायद अच्छा काम चल पड़े। देखें, पार्टियां आपस में मिलती भी हैं किसी मुश्तरक इशू पर, और जब अपने अपने प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ लेती हैं तो ये भी होता है कि वो पार्टियां मिलकर कोई ताउन आगे करती हैं। लेकिन जब आप मैंडेट ही दुरुस्त नहीं रखेंगे, ज़बरदस्ती अपनी गिनती बढ़ाने की कोशिश करेंगे, नतीजे तब्दील करेंगे, यानी सब कुछ पिट के और सब कुछ जो है वो जालसाजी करने के बावजूद भी कोई अगर हम फॉर्म 11 लेने में कामयाब हो गए तो उसके बाद आरओ जाके नतीजा तब्दील कर दे, तो ऐसी सूरत में फिर कोई कैसे तवक्को रखता है कि उसके साथ मिलकर कोई काम किया जा सकता है? ये रास्ते तो पीपल्स पार्टी खुद बंद करती चली गई है। उसने तो इसके इम्कानात को खुद ख़त्म कर दिया है। अगर वो ये काम ना करते तो सब कुछ के बावजूद अगर उनका ओरिजिनल जो भी मैंडेट होता हम तो उसको मानते थे भी। हमने सारी यूसीज पे तो बात नहीं की। जहाँ उन्होंने कब्ज़ा नहीं किया तो हमने तो नहीं कहा वहाँ कब्ज़ा किया है और हम उसको नहीं मानते। हमने कहा ठीक है, आपने कब्ज़ा नहीं किया, वोट आ गए, उससे पहले जो कुछ भी करते रहे वो हम बताते रहे इलेक्शन कमीशन को, लेकिन हमने उसको तस्लीम किया। लेकिन जब आप कब्ज़ा करेंगे, नतीजा बदलेंगे, इलेक्शन कमीशन का अमला इस्तेमाल करेंगे और फिर भी आप कहें कि आए मिलकर काम करते हैं, तो फिर ऐसे तो नहीं होता ना। इसलिए ये रास्ते तो पीपल्स पार्टी खुद बंद करती चली गई है। अच्छा, अब जमात इस्लामी आपको पता ही है एक मौके पर तहरीक इंसाफ की सपोर्ट लेने इत्तेहाद का सोच रही थी। सियासी तौर पर ये ऑप्शन शायद आपके पास आपकी दस्तयाब हो, लेकिन वोटर कराची के वोटर ने तहरीक इंसाफ को शहर चलाने का मैंडेट सर नहीं दिया है। तो क्या इसके बावजूद PTI के साथ ही हुकूमत साजी आपकी तरजीह होगी? देखें, PTI के दोस्तों से हमारी मुलाकात भी है और दो इशूज़ तो ऐसे हैं कि जिस पर ज़ाहिर फौरी तौर पर कोई ना कोई जहन बनाना होगा, और हमारा आपस में राब्ता भी है कि जो धांधली हुई है उस धांधली को एक्सपोज करने। और एक UC अगर PTI ने जीत ली और जमात इस्लामी से जीती, 200 वोट वो आगे थे, कोई बात नहीं। अगर उन्होंने जालसाजी नहीं की और ज़ाहिर नहीं की और हमने भी नहीं की और उन्होंने 200 वोट हमसे ज़्यादा ले लिए, हम उनके मैंडेट का एहतराम करते हैं। लेकिन पता ये चला कि वो हमसे 200 आगे थे, जिसके यानी उनके 2900 थे, हमारे 2700 थे, जो 1200 वाला था उसका नतीजा आरओ ने बना दिया और PTI की सीट ले ली। तो जाहिर सी बात है, हक़ और इंसाफ का तकाजा है कि हम उनके साथ खड़े हों। तो हम इसके ऊपर एक पूरा लाए अमल बना रहे हैं और हम आइंदा की हिकमत अमली को भी मिलकर तय करेंगे। और इसमें क्या हर्ज है कि पार्टियां तो छोटी बड़ी होती हैं, मैंडेट तो कम ज़्यादा होता है, लेकिन अगर मिलकर काम किया जा सके तो कोई हर्ज नहीं होता। अलबत्ता जाहिर सी बात है कि हर पार्टी का अपना अपना एक तरीक़ेकार है, वो अपनी पार्टी में डिस्कस करेंगे, हम अपनी पार्टी में देखेंगे और हमारी मुलाकात होगी और तबादला ख्याल करेंगे और आइंदा का लाए अमल हम तय करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ नईम साहब हमसे बात कर रहे थे, अमीर जमात इस्लामी कराची। हम बस चाहते हैं भाई कोई कराची के लिए कुछ काम हो और ये तो बाकी सारी चीज़ें सेटल कर लें। ऑब्वियसली अगर आपको फील हो रहा है कि ये सब कुछ हुआ है, सेटल करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पेग इज के कुछ करें। अब शुरू हो ही जाना चाहिए। मेरा ख्याल है हाफिज़ साहब आपकी भी स्ट्रगल को काफ़ी अर्सा हो गया है। अब आवाम ने आप पर एतमाद का इजहार किया है। रौला था फॉर बल्दियाती कि ये आवाम ने आप पर एतमाद का इजहार किया है। इट इज़ ए गोल्डन चांस, शाइन। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में रवायती कुश्ती आपको पता ही है कभी मकबूल तरीन खेल हुआ करती थी और गुजरावाला इसका गढ़ था। और अभी भी बाय द वे बहुत ही आला सीन है गुजरावाला का। तो वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है, लेकिन गुजरावाला से अच्छे रेसलर्स आज भी हैं, तो सामने आ रहे हैं। और ताज़ा तरीन नाम है ज़मान अनवर जानी का, जिन्होंने लाहौर में देसी कुश्ती का सबसे बड़ा दंगल जीत कर रुस्तम पाकिस्तान का एजाज़ जो है ये बड़ा आपको पता ही है एजाज़ है ये। और इसकी वो जो ट्रॉफी बेल्ट नहीं, वो क्या होता है, वो जो एक वो उठाया होता है, एक आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल इट, द थिंग, द हथौड़ा टाइप। हमें इतनी कोई बैड फीडबैक मिलेगी क्योंकि हमें नाम नहीं पता उसको क्या कहते हैं, वो ट्रॉफी जो होती है, लेकिन उसका एक नाम होता है। एनीवे जी, अच्छा ये पूछ लेते हैं ना हम कि क्या होता है। रुस्तम पाकिस्तान ज़मान अनवर जानी पहलवान हमारे साथ मौजूद हैं। जानी, मुबारक हो आपको बहुत ज़्यादा। हाउ यू? सबसे पहले तो ये बताइए कि माशाअल्लाह इतना बड़ा टाइटल आपने अपने नाम किया है, जीता है, कितनी मेहनत और कितने बरसों की जिसे कहते हैं ना लड़ाइयाँ और कुश्तियाँ इसके पीछे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा टाइटल अल्लाह ताला मुझे नवाजा है। मैं पिछले 14 ईयर से ट्रेनिंग कर रहा हूँ मड और मैट की भी साथ करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में मैंने कराची में पहली दफ़ा रुस्तम पाकिस्तान लड़ा था, जो मैंने 3rd पोजीशन ली थी। तब से मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला एक दिन नंबर 1 आऊँगा रुस्तम पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज वो हाथ पूरा किया है। इसमें मेरे वालिदैन की बहुत ज़्यादा एफर्ट है, मेरे बहन भाइयों की, जिन्होंने थ्रू आउट 13-14 साल मेरा साथ दिया और मैं इस तरह स्टिल ट्रेनिंग करता रहा। फिर अल्लाह ताला ने मुझे इस पे टाइटल से नवाजा है, तो ये अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है। बड़ी ज़बरदस्त आपकी स्ट्रगल भी है और आपकी मेहनत भी है। आप बता रहे हैं कि 14 साल से आप लगे हुए हैं। ये बताइए, आपका कोई फैमिली ट्रेडिशन भी है, कोई और भी आपकी फैमिली में खानदानी काम है आपका? खानदानी काम है और भी कुश्ती करते हैं लोग? जी बताइए। हाँ जी बिल्कुल इस तरह ही है। मेरे वाले साहब पहलवानी करते थे, फिर चाचू करते थे, फिर सब भाइयों ने किया, लास्ट पर मेरा नंबर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी आपने तो माशाल्लाह नाम ही रोशन कर दिया है, वालिदैन का भी, पूरे ख़ानदान का भी। आप ये बताइएगा ज़मान के ये जो आपके हाथ में जो है गोल्डन रंग का हैमर सा, हथौड़ा सा, इसको बुर्ज कहते हैं। हाँ जी, बेरेजीम बुर्ज कहते हैं। वंडरफुल। तो ये तारीखी बुर्ज होता है जो हर साल रुस्तम पाकिस्तान जो बनता है उसको मिलता है, या ये नया होता है हर दफ़ा? नहीं, ये नया ही बनता है सबके पास। इंशाल्लाह ये मेरे पास ही रहेगा। नेक्स्ट जब भी इवेंट आएगा वो अलग ही बनेगा। तो ये स्पेशल बनता है उसी प्लेयर के लिए जो जीता है। ये इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये 2011 में हुआ था, तो उसके बाद 2019 में हुआ था, 19 के बाद 2023 में हुआ। अब नेक्स्ट जो भी होगा वो 2 साल में, 3 साल में, जितने साल। तो टाइम लिमिट होनी चाहिए। अच्छा, यानी हर साल का या हर 2 साल बाद इस तरह नहीं होगा? लेकिन बस इस तरह ही है। अब नेक्स्ट कर रहे हैं कुछ प्लान के, इसके टाइम लिमिट जो ज़्यादा चैलेंजिंग है एक्चुअली ज़मान, क्योंकि उसके लिए तो आपको हमेशा तैयारी रखनी होगी, बेशक अभी हो या 2 साल बाद हो, तो उसके लिए तो अपनी टॉप फॉर्म में आपको रहना होगा। क्या तैयारी होती है वैसे पहलवानी में? मतलब क्या क्या चीज़ें? एक तो आपकी रोज़ की एक होती होगी मेहनत और प्रैक्टिस, उसके अलावा खाना पीना भी आपको ऑब्वियसली अपना कंट्रोल करना पड़ता होगा। क्या चीजें होती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं? 2-3 या ज्यादा करना पड़ता होगा खाना? हाँ जी, रूटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हमने एक पेपर मैप बनाया होता है, उसके मुताबिक चलते हैं कि सुबह मॉर्निंग में हमने उठना है तो क्या ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग 2, 2.5, 3 घंटे ट्रेनिंग करने के बाद उस ट्रेनिंग में क्या कौन सा पानी पीना है, फिर उस ट्रेनिंग के बाद क्या पानी पीना है, मतलब कि जो ड्रिंक है वो कौन सी लेनी है। उसके बाद फिर थ्रू आउट हमारा मील शुरू हो जाता है, यानी कि एक दिन में ही नहीं, हमने एक टाइम पर ही नहीं सारा कुछ खा लेना। तो हमने इसे डिवाइड किया होता है। मेरे बड़े भाई थे साथ, इरफान, अनवर, उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट किया है इसके ऊपर। मेरे वाले साहब होते हैं मेरे साथ, तो उन्होंने हर चीज प्लान करके रखी होती थी कि ये मैंने खाना है 1 घंटे बाद, ये खाना 2 घंटे बाद। फिर उसके बाद नींद बहुत ज्यादा जरूरी थी, हमने वो लेनी होती थी मॉर्निंग की ट्रेनिंग के बाद। तो ना सिर्फ यानी आपके फैमिली, आपकी जो साथ साथ हैं आपके भाई, आपके वालिद साहब, तो ना सिर्फ आपको असिस्ट कर रहे हैं और आपको हेल्प आउट भी कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूं ये जो तस्वीर हम आपके माशाल्लाह एज अ चैंपियन चला रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि ये मेरे अकेले की एफर्ट नहीं है, ये पूरी फैमिली की एफर्ट है। इसमें पूरी फैमिली है। मेरे कोच, मुझे एक सवाल पूछना है इनसे प्लीज। अब ये बताइएगा ज़मान के आपके वालिद साहब जिस तरह की ट्रेनिंग करते थे और आप जिस तरह की ट्रेनिंग करते हैं, कितना फ़र्क आया इसमें? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले के पहलवानों का जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो आज के पहलवानों से थोड़ा डिफरेंट था। अब के पहलवान ज़रा ज़्यादा टोन्ड अप हैं, मस्कुलर हैं, सो पहले शायद इतने नहीं होते तो थे। विच ऑल्सो क्वेश्चन, ये सवाल ये है कि क्या कोई वेट कैटेगरी भी होती है? आप लोगों को कोई वेट मेंटेन करना होता है या उसमें कोई कुछ भी हो सकता है? कुछ में अब मैं ये लास्ट ईयर कॉमनवेल्थ गेम में गया था, वहाँ सिल्वर मेडल जीता था। वहाँ से मेरी कैटेगरी थी 125 kg। मैं 125 kg में मैं लड़ता था। तो ये जो मट कुश्ती है ना, इसमें कोई वेट कैटेगरी नहीं है, इससे 100 से अबव और शायद 200 तक का वेट हो जाए। इसमें वेट का नहीं कोई मसला, ये इसमें ओपन होता है। ये फ्री स्टाइल है, हमारा ट्रेडिशनल खेल है। तो इसमें यही होता है कि हम इसमें वजन का नहीं इशू होता।
लेकिन वजन इस तरह का होना चाहिए जो बॉडी को सपोर्ट करे। अच्छा, अब जो मैंने सवाल किया उस पे आए ना कि किस तरह से मुख्तलिफ हुई है या मॉडर्न किस तरह हुई है ये रिवायती कुश्ती? हाँ जी, मैं वही बता रहा था कि जिस तरह हम करते हैं, पहले तो ये था वालिद साहब पहले शुरू में यही कहते थे कि तू 2 किलो 2.5 किलो गोश्त खाना है, दूध 5 किलो पीना है, तूने ऐसे करना है, तूने बादाम 4-5 लीटर पीने, किलो बादाम पीने हैं। तो मैंने उसको कम कर कर हर चीज को थोड़ा थोड़ा जितनी जितनी जिस्म को जरूरत है उसके हिसाब से चलते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है जिस्म को भी और अपनी लाइफ को भी। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली यू नो आई विटनेस्ड पहलवान जो अपनी ज़िंदगी में बड़े ज़बरदस्त मशहूर पहलवान थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनसे उनका वज़न नहीं कंट्रोल होता और फिर बहुत सी बीमारियां लाहक हो जाती हैं। सो हमें हर चीज़ को मेरा ख्याल है तब्दील करना है ना वक्त के साथ, और तो मॉडर्नाइजेशन आ गई है तो बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जिसामत और रिवायती पहलवानों की जिसामत में अब फ़र्क है और मेरा ख्याल है कि अब इट्स हाई टाइम कि ये फ़र्क हो जाना चाहिए। बस मुझे उस लड़के पे हो रहा है जिसने आपको कंधे पे उठाया हुआ है कि उसकी तबीयत ठीक होगी, क्योंकि वो खुद बड़ा कमज़ोर सा लग रहा है। तस्वीरें भी चला रहे हैं आपकी। 3-4 थे। अच्छा 3-4 थे, ठीक है, उसको माफ कर दे। ज़मान, आपने जो इस वक्त बुर्ज साथ उठाया हुआ है उसका क्या वजन है? ये भी हम बड़े क्यूरियस हैं कि ये हॉल अंदर से खाली होता है, मतलब ये भारी है? हाँ जी, काफी, तो इतना ज्यादा भारी नहीं है लेकिन होगा 5-7 किलो का तो होगा मेरे ख्याल से। आपको तो खैर कुछ भी भारी नहीं लगेगा, लेकिन अच्छा ठीक ठाक। अच्छा, रिवायती खुराक अब आज के ज़माने में आपकी क्या होती है? एक पहलवान की क्या खुराक है? जैसे अब आपने कहा आप 5 किलो दूध या 2.5-3 किलो गोश्त नहीं खा रहे हैं, और फिर इतनी महंगाई में इस खुराक को मेंटेन करना भी मुश्किल है। हाँ जी, ये तो बात है, इतनी खुराक को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है आजकल महंगाई के दौर में। लेकिन हम इसको ना बड़े हिसाब से चलते हैं, थोड़ा मीट लेते हैं, थोड़ा बीफ लेते हैं, थोड़ा चिकन ले लेते हैं, इस तरह ना हमने डिवाइड किए होते हैं। हमारे मील के 1 घंटे बाद हमने ये थोड़ा सा चिकन है जिसमें 4-5 पीसीज हैं और थोड़ा सा ग्रेवी है, इसको लेना है। इसके 1.5-2 घंटे बाद इसको हमने थोड़ा सा फ्रूट लेना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा दलिया, दूध वगैरह, इस तरह कर कर शाम की ट्रेनिंग तक हमने 3-4 घंटे रेस्ट भी करना है। तो सारा कुछ मैनेज कर कर चलना पड़ता है। फिर नेक्स्ट डे चिकन लिया, उसके अगले दिन बीफ ले लिया, फिर मटन ले लिया। इस तरह ना हम पूरे वीक को ना डिवाइड कर कर तो चलते हैं। मैं कभी भी इस तरह नहीं करता कि मैं 2-2.5 किलो चिकन एक ही दफा खा लूं और लेट जाऊं। मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही करता हूं कि हल्की सी भूख रख, जिस तरह अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि हल्की भूख रख के खाओ, तो हम इस तरह ही मैनेज कर कर चलते हैं। वंडरफुल जी, आपको मुबारक हो, आपके वालिदैन को, आपके भाई को, आपके सब घर वालों को और गुजरावाला को, एग्जैक्टली शहर को। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ज़मान अनवर जानी फॉर बीइंग विद अस। कितनी डेडिकेशन चाहिए, मतलब आप किसी भी स्पोर्ट को पकड़ लें, एक आपको डिसिप्लिन चाहिए, अदरवाइज मतलब कम्पिटिटिव है भाई, जीतना है तो फिर आपको डिसिप्लिन तो फॉलो करना होगा। किस तरह मॉडर्नाइज हो रही है ना, उसने कहा कि खुद ही मेरे वालिद साहब कहते थे पहले, जबकि मैंने 5 किलो 5 सेर दूध पीना है या फिर इतना गोश्त खाना है, तो अब मैंने खुद ही चेंज कर दिया है सारा कुछ, क्योंकि यू नो यू हैव टू change yourself and habits and eating habits, and every sport is being modernized and scientific बुनियादों पर अब स्पोर्ट्स खेली जाती हैं। पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर कहेंगे येट अनदर स्पोर्ट ही, मतलब हमारा तो बड़ा पुराना है कुश्ती, लेकिन कुछ तवज्जो दें, कुछ पेट्रोनाइज करें, मतलब लिटरली लोग अपना पैसा लगा के सब कुछ कर रहे हैं और टैलेंट ओवरलोड है हमारे यहाँ। तो हमारे वालिदैन हमें बताते हैं कि जब इस तरह कुश्ती के मुकाबले होते थे जिसमें रुस्तम पाकिस्तान और फिर ईरान के टॉप पहलवान, हाँ जी, और फिर कहीं और दीगर मुल्कों के पहलवान आते थे, स्टेडियम भरे होते थे। जो फोर्ट्रेस स्टेडियम है लाहौर का, यहाँ पे होते थे। आप आर्काइव्स में तस्वीरें वगैरह देखें तो आपको नजर भी आ जाएगा। ओके, गला खराब हो रहा है। ओके जी, हम ले रहे हैं एक ब्रेक। अच्छा, वी स्टैंड करेक्टेड, ये बुर्ज नहीं है, ये बुर्ज नहीं था, ये गुर्ज था। हमने सुना कि ये बुर्ज है और उन्होंने हमें करेक्ट भी नहीं किया, तो हम पता है वो जरा ऑनलाइन होते हैं ना, जब सामने होते हैं तो जाहिर है ज़रा और क्लैरिटी होती है, तो ज़रा गड़बड़ हो गई। लेकिन हम तो शुरू दिन से यही कह रहे थे कि जब से ये सेगमेंट शुरू हुआ था कि हमारे जहन में नहीं है कि एग्जैक्टली इसे क्या कहते हैं, तो हमें प्लीज़ बताया जाए, हमारी रहनुमाई की जाए। लेकिन आप लोग, थैंक यू सो मच, आप लोग हमें बता देते होते हैं और हमें कोई शर्म नहीं है इसमें कि हम ऑन एयर आपके सामने करेक्शन भी कर दें, तो लिहाजा गुर्ज। गुर्ज
ओके, नाउ सम न्यूज़। अच्छा, पंजाब की वजारत आला संभालना ऐसा ख्वाब था जिसे फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर समेत PTI के दर्जनों रहनुमाओं ने बरसों आंखों में सजाए रखा। इसके पीछे तो एक गाना मुझे आया है, सजाए रखा, मुझे आ रहा है। लेकिन इमरान खान ने टिकट ना देकर सबके अरमानों पे पानी फेर दिया। इसके लिए भी एक गाना है। फवाद चौधरी तो वो शख्स थे जो आपको पता है पिछले दौरे हुकूमत में भी तख्ते लाहौर पर बैठने के शदीद ख्वाहिशमंद थे। तख्त को ज़रा शायद भारी करना पड़ता उनके लिए, ऑल्दो टिकट न मिलने पर वो इतने रंजीदा थे कि इसका इजहार सबके सामने कर डाला। अच्छा, फिर PTI जमात कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा जमहूरी हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल कोई एग्जाम्पल ऑफ इतनी डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी ना हुआ। अच्छा, कुछ लोगों को अब भी बाय द वे बता दें, उम्मीद है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन नहीं होंगे तो शायद अगली बार टिकट उनका मुकद्दर बन जाए। लेकिन आपको ये बता दें कि चौधरी परवेज़ इलाही ही इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। उन्होंने पिछले दिनों ये दावा कर दिया कि वज़ीर आला पंजाब की पग जो है या तो उनके सर पर पहनाई जाएगी या फिर ऑफ कोर्स और कौन हो सकता है, ये एजाज़ उनके साहबजादे मूनस इलाही को मिलेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि खान साहब उनसे ये वादा कर चुके हैं। सो मतलब चौधरी साहब अपने दिमाग में पूरे बने बैठे हैं, या तो खुद बने बैठे हैं या फिर अपने बेटे को देख रहे हैं यहाँ पे। Yeah, but I'm just thinking, would Imran Khan do that again? भाई चौधरी परवेज़ इलाही जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सदर हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उनसे वादा किया हुआ है कि या तो वो वज़ीर आला पंजाब बनेंगे या उनके साहबजादे बनेंगे। तो आई गेस अब PTI के वोटर सपोर्टर्स मुतमईन होंगे कि ज़बरदस्त किस्म का एक चेंज आ रहा है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से निकल कर कोई नया वज़ीर आला का चेहरा जो है पंजाब में नजर आएगा। नहीं, सही कह रहा हूँ मैं। चौधरी परवेज़ इलाही के इस दावे की इमरान खान ने तस्दीक की है ना तरदीद की है। ओबियसली पंजाब के अवाम को आज तक नहीं पता कि खान साहब जीत गए तो कौन होगा उनका जो सूबा चलाएगा। एक तासुर ये भी है कि इमरान खान किसी ऐसे जिसको कहते हैं वैसे बाय द वे ब्लाइंड फेथ, कि पता ही नहीं है कि आगे बंदा सही बात है। वो तो कहते हैं कि सिर्फ मेरे बलबूते पे ही चल रहा है सारा निज़ाम। वज़ीर आला पंजाब नहीं बनाएंगे जिससे पंजाब पर उनकी अपनी गिरफ्त कमज़ोर हो जाए। खान साहब ने इसीलिए पिछली बार खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक को दोबारा वज़ीर आला नहीं बनाया था। तहरीक इंसाफ में गुजरात के परवेज़ इलाही और मूनस इलाही का एतमाद अपनी जगह, लेकिन PTI में एक बड़ा हल्का अब तक चौधरियों को दिल से कबूल नहीं कर पाया है। और भले वो शामिल हो चुके हैं PTI में, लेकिन इनका सियासी क़िबला बदलने की ज़मानत भी नहीं दी जा सकती। ये भी कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार की तरह इमरान खान साहब फिर कोई सरप्राइज दे सकते हैं या फिर शौक भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। सीनियर तजियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनका क्या ख्याल है। साफ़ी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही ने ऐलान कर दिया है पूरा कि तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जीतने की सूरत में पंजाब की वजारत आला या तो उनके पास होगी या मूनस इलाही उनके जो बेटे हैं उनके पास। तो ये वादा उनसे खान साहब ने खुद किया है। फिर क्या आपको वजह लगती है कि खान साहब ये ऐलान कर नहीं रहे? आप दोबारा से ज़रा रीइटरेट करें ना, उन्होंने अपने वोटर को बड़ा कंफ्यूज रखा हुआ है। देखिए, अगर खान साहब खुद ऐलान कर भी लेते तो एक तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि वो अपने वादों का इस मामले में पास नहीं रखते। मसलन पिछले इलेक्शन में एक तो परवेज़ खटक का हक बनता था, उनको उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने आतिफ़ को लारा लगा रखा था कई साल से, आतिफ़ खान को नहीं बनाया। शाहराम तरक्की को लारा लगा रखा था खैबर पख्तूनख्वा में, उनको नहीं लगाया। इसी तरह और वहाँ पे महमूद ख़ान को ले आए। और पंजाब में इसी तरह इमरान ख़ान साहब ने जहांगीर तरीन को तो पहले आउट किया, लेकिन अलीम ख़ान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब और इस तरह कई लोगों को उन्होंने लारे लगा रखे थे। लेकिन फिर वो उन्होंने बुशरा बीबी की सिफारिश पे वो उस्मान बुज़दार को लगा दिया। तो एक तो ख़ान साहब के वादों का भी कोई एतबार नहीं है, और फिर ये तो ख़ान साहब ऐलान नहीं कर रहे, ये तो चौधरी साहब ऐलान कर रहे हैं। और चौधरी साहब की ख्वाहिशों पे भी कोई कतगन नहीं है, लेकिन ख़ुद चौधरी साहब का भी इस हवाले से एतबार नहीं है, क्योंकि हमने रिसेंट पास्ट में देखा है कि रात को उन्होंने नून लीग के साथ वादा कर लिया और मिठाई का खिला दी जरदारी साहब को, लेकिन सुबह उनके बकौल बाजवा साहब के कहने पे वो दूसरी कैंप में चले गए। तो इसलिए एक तो वैसे भी मैं कहता रहता हूँ कि सियासत के सीने में दिल शुरू दिन से नहीं था, लेकिन जब से PTI को उरूज हासिल हुआ है तो सियासत की आंख में शर्म और हया भी बाकी नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह कुछ हो जाएगा। अच्छा, अब ये बताइएगा, परवेज़ इलाही साहब का दावा अपनी जगह, लेकिन ये खबर भी गर्म है कि उस्मान बुज़दार भी दोबारा तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला हो सकते हैं। अब इमरान खान ने ख़ुद कभी बुज़दार साहब की तैनाती को गलती नहीं माना है,
लेकिन उनके सभी साथी मानते हैं, समझते हैं कि बुज़दार साहब एक आइडियल कैंडिडेट नहीं थे फॉर वज़ीर आला पंजाब। तो क्या इसके बावजूद खान साहब आपको लगता है दोबारा इस ऑप्शन पर दोबारा सोचेंगे अगर वो पंजाब में इलेक्शन जीते तो? नहीं, जाना चाहिए या नहीं चाहिए, हमारी ख्वाहिश से इमरान खान साहब ने थोड़ा अमल करना है कि हम उनको बता दें कि आप उनके ऑप्शन पे जाएं या ना जाएं। लेकिन अगर 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 दोबारा पीटीआई को हुकूमत मिली तो इख्तियार इमरान खान साहब का होगा, और इमरान खान साहब का इख्तियार अमलन वो बुशरा बीबी इस्तेमाल करती है। तो वो कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहें, कुछ भी इल्ज़ामात हो, तो बहरहाल मर्ज़ी फिर इमरान खान, और इमरान खान की मर्ज़ी का मतलब फिर ये होता है कि बुशरा बीबी की मर्ज़ी। बुज़दार साहब ही वज़ीर आला होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े लोग, मसलन जहांगीर तरीन जैसे बड़े कद के आदमी जिन्होंने इतनी बड़ी सरमायाकारी की थी इमरान खान पे और उनके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी थी, लेकिन जब बीबी ने उनको क्रॉस किया, बुशरा बीबी ने, तो इमरान खान साहब ने उनकी कुर्बानी दे दी। इसी तरह मैं दर्जनों लोगों को जानता हूँ कि अब परवेज़ इलाही तो इमरान खान साहब कल तक उनको चोर कहा करते थे और पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे, लेकिन जो ओन चौधरी साहब हैं, ओन चौधरी साहब तो सालों से इमरान खान साहब के खिदमतगार थे, लेकिन जब उनको बीबी साहबा ने क्रॉस कर लिया तो इमरान खान ने उनको अपने करीब भी आने नहीं दिया। इसी तरह जुल्फ़ी बुखारी से वो नाराज़ हो गई थी, तो उस बुनियाद पे उनको वज़ारत से हटा दिया गया, और फिर वो तब इन हुई जब उन्होंने बुशरा बीबी को राज़ी कर लिया। तो इमरान खान साहब की सियासी फ़ैसलों का और बिलखसूस पंजाब के फ़ैसलों का मुहार वो बुशरा बीबी के हाथ में होगा। तो कामयाब शादी का राज भी तो ऐसे ही है वैसे साफ़ी साहब, तो शादी कामयाब कर रहे हैं या मुल्क चला रहे हैं, पहले तो ये फैसला कर लें। अच्छा एनीवे साफ़ी साहब, किसी शौहर में आप मुझे बताएं जुर्रत है कि उसकी बीवी कोई कहे और ना करे वो काम पे? किसी शौहर में अपनी बात हो रही है? अच्छा सुने ना, बाकी साफ़ी साहब, अब ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ये होगा तब जब तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन जीते, और इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आप बताएं कि पंजाब के इलेक्शन जल्द हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं, मुझे तो पंजाब के इलेक्शन जल्द होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये रियासत के ज़िम्मेदार इदारों की सोच है और बिल्कुल दुरुस्त है कि अलग अलग इलेक्शन होने से मुल्क में अनारकी और फसाद का ख़तरा है, और माजी में भी अगर पाकिस्तान के वजूद को कोई नुकसान पहुंचा है तो वो मुतनाज़ इलेक्शन की बुनियाद पे पहुंचा है। तो इसलिए अगर पाकिस्तान में कभी इलेक्शन होंगे तो वो इकट्ठे ही होंगे। तो मुझे तो पंजाब में बाकी मुल्क से पहले इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साफ़ी साहब, आपने तो एक और में अटक गया कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे कभी, मतलब ऐसे तो ना करें। खैर, और वो तो अपना ओपिनियन दे रहे हैं ना। बहैसियत शौहर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे बताएं ज़रा, आप अगर शौहरों की फेडरेशन है, भाई आपकी बेगम या आपकी अहलियाँ अगर कोई बात कह दें, जैसे मेरी बीवी जिसको कहेगी मैं उसी को वज़ीर आला पंजाब लगाऊंगा, इसीलिए आप उस पोजीशन में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, छोटा सा ना एक और कोई मुल्क ले लें, थैंक यू, और आप और आपकी बेगम उतर रहें और खुश रहें, मतलब प्लीज़ हमें यहाँ रहने दें। मेरी बीवी अगर कहेगी कि ये वज़ीर नहीं पसंद तो वो वज़ीर नहीं होगा, ऐसा ही होना चाहिए। दिस इज़ अ सीक्रेट, ओपन सीक्रेट टू अ सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। भाई कपड़े अपनी बेगम की मर्जी की लें, खुश हो जाएंगी, और बस इधर तक ही रखें, बाकी मुल्क की चीज़ों में प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर। आपको बताएं कि नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में करोड़ों रुपए मालियत की सिंथेटिक टर्फ को नुकसान पहुंचने का खदशा है, और वो क्यों हो रहा है आपको बताते हैं कि टर्फ बिछाने का काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, और लाहौर में आंधी की वजह से टर्फ जो है वो मुतअद्दिद बार इधर उधर, आपको पता ना, चुड़मुड़ हो जाती है, वो चुड़मुड़ हो रही है, इकट्ठी हो जाती है। तो ज़राए का कहना है कि ऐसे टर्फ के ख़राब होने का खदशा है, और स्टेडियम में टर्फ की तनसीब का तखमीना आपको बताएं कितना हुआ है, 16 करोड़ रुपए। तो लिहाजा प्लीज़ इसको ख़राब ना होने दें और इसको ठीक होना चाहिए, और लगा दें, इसको चिपका दें ना, इसको चिपकना होता है। बिछाई अभी 10-12 दिनों में कह रहे हैं जी काम मुकम्मल हो जाएगा, लेट्स सी क्या होता है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे साथी हैं सुहेल इमरान हमें अपडेट कर रहे हैं लाहौर से। हॉकी स्टेडियम में सिंथेटिक टर्फ बिछाने के जो काम है वो जारी है। अप्रैल के वस्त में यहाँ पर नेशनल हॉकी स्टेडियम में
काम का आगाज किया गया था, लेकिन अनइवन ग्राउंड थी, उसकी वजह से जो ट्रफ थी वो खराब हो गई थी। 2-4 रोज पहले जब मुसलसल लाहौर में आंधियां आ रही थी तो ये जितनी भी ट्रफ जो है इसको लेवल करके बिछाया तो गया है, लेकिन उसको भी चस्पा नहीं किया गया था, जिसकी वजह से जो सिंथेटिक ट्रफ है वो इधर उधर जाकर इकट्ठी हो गई थी। माहिरीन से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि करोड़ों रुपए मालियत की ये जो ट्रफ है, लगभग 16 करोड़ रुपया का जो तखमीना है वो लगाया गया है, और काम सुस्त रवि की वजह से अगर फिर दोबारा मौसम खराब होता है, आंधी आती है और इसका काम जल्द मुकम्मल ना किया गया तो एक मरतबा फिर ट्रफ जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है। इस हवाले से जब हमारी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के तर्जुमान के साथ बात हुई, उनका कहना था कि जो कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है इस ट्रफ के हवाले से, उसने माहिरीन की खिदमत हासिल की है और माहिरीन की निगरानी में ही इस ट्रफ को बचाया जा रहा है और अगले 10 से 12 रोज में काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो लाहौर के प्लेयर्स हैं हॉकी के, वो डेफिनेटली इससे फायदा उठा सकेंगे और जो एक सिलसिला रुका हुआ है हॉकी का यहाँ पर खेलने का पिछले साल अगस्त से, वो दोबारा शुरू हो सकेगा और इंटरनेशनल एक्टिविटीज भी जो हैं यहाँ पर नई सिंथेटिक ट्रफ पर शुरू हो सकेगी। ये को सामने आपके अब ये चीज़ हो जानी चाहिए, वरना आपको पता है ना इतने पैसे दे के चीज़ें आती हैं फिर वो ज़ाया हो जाती हैं, बट होपफुली ये नहीं होगी वैसे ज़ाया। अच्छा जी, अब आपको बताएं, अ मूवी दैट वी स्पोक अबाउट ऑन ईद, आपको याद होगा मूवी का नाम है मनी बैक गारंटी। अपेरेंटली इट इज़ डूइंग रियली वेल और अब पाकिस्तान में तो दिखाई जा रही है और अब इट विल बी शोन अब्रॉड एज वेल। अब्दुल्ला, आपने देखी है? मैंने नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर, मुझे मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं मूवी के, देखी नहीं है वैसे मैंने, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन इट, एक्सेप्ट आपको जल्दी से बता दें कि फिल्म के हिदायतकार फैसल कुरैशी के मुताबिक फिल्म ने अब तक 25 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया, which is pretty good, which is very good। और फवाद खान है इसमें, वसीम अकरम है। वैसे I would probably never accept वसीम अकरम as an actor, never। अच्छा, मुझे अच्छी बात ये लगी है कि मौला जट ने ना वो एक कुछ डोर्स जो हैं वो खोल दिए हैं। पहले भी थोड़ी कुछ फिल्म्स के लिए खुलते थे, जैसे डोंकी किंग भी बड़े मुल्कों में गई थी, लेकिन फिर मौला जट ने तो के झंडे ही गाड़ दिए और अब ये मनी बैक गारंटी भी बाहर रिलीज़ हो रही है। सो दैट इज़ गुड, आई एम श्योर वी विल बी मेकिंग, इस तरह हमारी क्वालिटी भी बहुत बेहतर होगी मूवीज़ की, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया है, कम्पिटिटिव मार्केट है। सो यस। अच्छा जी, अभी हम आपको नॉर्थ नाज़िमाबाद के बारे में अपडेट देंगे। वो जो फ्लाईओवर के नीचे नागन चौरंगी फ्लाईओवर के नीचे एक इंडिया से वीडियो थी जिसने इंस्पायर किया यहाँ पे हाजिम बंगवर साहब को, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद में। देखिए, अपेरेंटली आपको पता है ना, बात ये भी निकली थी कि हमारा एक ऑलरेडी मुर्तज़ा वहाब ने ट्वीट किया था, इससे पहले भी एक बना हुआ है, लेकिन उस पर इतनी तवज्जो नहीं गई। ये जब इंडिया वाली वीडियो हमारे सामने आई तो ज़्यादा तवज्जो हुई और फिर अब एक और बन गया। प्रॉब्ली लिली ब्रिज के नीचे है वो, यही कैप्टन में। सो ये नागन पे भी अब खुल गया है और सरगर्मियाँ इसमें शुरू हो गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद हाजिम बंगवर ने हाल ही में नॉर्थ नाज़िमाबाद में रिहायशियों के लिए इन सरगर्मियों को मुस्बत करार देते हुए मज़ीद फ्लाईओवर्स को भी कन्वर्ट करने का वादा किया है। लुकिंग सो नाइस, ये फुल स्क्रीन कर दे वीडियोस एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि आप लोगों से एक प्ली, एक इल्तिजा ये है कि इसको साफ रखें। इतनी अच्छी जगह बना दी है, आप लोगों के कहने पे बना दी है, तो इसकी ज़रा अपकीप, इसको ज़रा स्टैंडर्ड इसका अच्छा रखना, ये लिटरली लोगों पे है जो इसको यूज़ करेंगे। सो इट्स योर, यू नो, इट्स अप टू यू, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बना के दे दिया गया है, इसको अच्छी तरह रखें। अच्छा जी, ताजपोशी के बाद आपको पता है बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम को अब कितने बादशाह बने तो काफ़ी दिन हो गए, लेकिन ताजपोशी को भी कुछ दिन गुजर चुके हैं। सरकारी पोर्ट्रेट इनका जारी कर दिया गया है और इसकी बड़ी हैसियत होती है, आपको पता है। हाँ, देखें ज़रा, है हमारे पास पोर्ट्रेट तो दिखाने को, तो फिर हमने बातें क्यों की जब पोर्ट्रेट नहीं है दिखाने को। ओह वेल, वी विल सी यू टुमारो। अपेरेंटली हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बातें इतनी होती हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। और या विल सी यू टुमारो, बाय। दिखा दिया वापस आए। ये एक फैमिली पोर्ट्रेट होता है जो क्वीन एलिजाबेथ का भी, पर आपको पता है आइकॉनिक है, और ये इनका ये जो इनकी लाठी है ना, ये जो इन्होंने पकड़ी हुई, इसके अंदर हीरा देखा है। हाँ, सबसे बड़ा है, कलन एंड वन, इतना बड़ा। एनीवे, विल सी यू टुमारो, स्टार ऑफ अफ्रीका। कल मिलेंगे।